7 साल तक मैं कैंपस क्वीन विवियन एशफोर्ड का डिवोटेड सिम्प बना रहा। जब आखिरकार मैंने स्कूल के ग्राउंड में उसे प्रपोज किया तो उसने मुझे क्लिंगी और पैथेटिक बोल दिया। फिर उसने वो गुलाब सीधे मेरे चेहरे पे फेंक मारे। वो बिना पीछे मुड़े चली गई और मैं वहीं खड़ा रह गया, जबकि सब लोग मुझे घूर रहे थे और बातें बना रहे थे। विवियन को लगा कि चाहे वो मेरी कितनी भी बेइज्जती कर ले, मैं हमेशा की तरह वापस उसके पीछे आऊंगा। लेकिन इस बार मैंने तय कर लिया कि अब उसके पीछे भागना बंद। जब उसने चेक करने के लिए मुझे कॉल किया तो मैंने पहली बार उसका कॉल रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद जो सन्नाटा छाया, उसने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। उसने लुकस रोड्स के कॉल अनगिनत बार काटे थे, तो फिर अब वो फोन क्यों नहीं उठा रहा था। उधर दूसरी तरफ मैं अपने एक दोस्त के साथ नाइट मार्केट में था और खाने के लिए सीख कबाब चुन रहा था। तभी अचानक एक लड़की मेरे पास आती है। वो मेरे हाथ में एक पैम्फलेट थमा देती है। वो मुझसे नजरें भी नहीं मिला पा रही थी। साफ दिख रहा था कि वो नर्वस और काफी शर्मीली थी। मैं वो ले लेता हूँ और उसके अंदर कुछ तो अजीब सा जाना पहचाना लगता है। जैसे ही मैं उसे लेता हूँ वो तुरंत मुड़ती है और तेजी से चली जाती है। मेरा दोस्त आगे झुकता है, एकदम बेवकूफों की तरह मुस्कुराते हुए। अभी जो वो लड़की आई थी, तो उसे क्या रेटिंग देगा? कपड़े एकदम सिंपल, माथे पे बहुत लंबे बाल, फिगर ठीक ठाक ही है शायद। 10 में से 5 मैक्स। TXT+4। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और अपने फोन की तरफ देखता हूँ। विवियन के मिस्ड कॉल का नोटिफिकेशन अभी भी वहीं दिख रहा था। उसके बाद से उसने दोबारा कॉल नहीं किया। चलो अब खाना शुरू करते हैं। मैं फोन जेब में रखकर बात वहीं खत्म कर देता हूँ। बाकी दोनों दोस्त भी देर से पहुंच जाते हैं और हम सब साथ में बैठ जाते हैं। चलो भाई शुरू करो, टायलर जेनकिंस चिल्लाता है। आज की रात कोई खराब नहीं करेगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपनी चॉपस्टिक्स भी अलग कर पाता, हवा में एक चीख गूंज उठती है। मैं मुड़कर देखता हूं तो ये वही थी, वही लड़की जिसने मुझे पैम्फलेट दिया था। एक लाल चेहरे वाला आदमी उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए गालियां बक रहा था, एकदम बेरहमी से। अंधी है क्या तू या कुछ और? उसका हाथ गर्म सूप गिरने की वजह से जल चुका था, लेकिन वो बस अपने आंसू पीकर रह जाती है और कुछ नहीं बोलती। इस बंदे की दिक्कत क्या है? टायलर मेरे बगल में बुदबुदाता है। खुद शराब पीकर आया, उस लड़की से जा टकराया और अब खुद ही उस पर चिल्ला रहा है। भीड़ उनके चारों तरफ फुसफुसा रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। उसे यूं चुपचाप वहां खड़े होकर सब सहते देखकर, जैसे वो अपने बचाव में कुछ कहेगी ही नहीं, मुझसे बैठा नहीं रहा जाता। मैं उठकर वहां जाता हूं, उसे अपने पीछे खींच लेता हूं और सीधे उस आदमी से भिड़ जाता हूं, बिना किसी झिझक के। इसने तुम पे सूप गिराया भी नहीं था, इस तरह चिल्लाकर तुम अपनी हद पार कर रहे हो। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। अपने काम से काम रख, वो दहाड़ता है अपनी मुट्ठी भींचते हुए। अगर लड़ना चाहता है तो सीधे सीधे बोल दे। मैं उसे अपने पीछे सेफ रखता हूं और उसकी आंखों में आंखें डालता हूं। यहाँ कैमरे लगे हैं भाई, और यहाँ खड़ी आधी भीड़ पहले से ही वीडियो बना रही है। मेरा दोस्त भी खड़ा हो जाता है मुझे बैकअप देने के लिए। तुम भी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ते हो, है ना? मैं उसका जायजा लेता हूं। हम लॉ स्कूल से हैं, इन्हें देख रहे हो? TXT+4। मैं अपने पीछे खड़े उन दोनों की तरफ इशारा करता हूं। इन्हें देख रहे हो? ये स्टूडेंट काउंसिल के ऑफिसर्स हैं। फिर मैं अपने लाल बालों वाले दोस्त की तरफ इशारा करके कहता हूं, और इसे देखो। टायलर हाथ बांधे वहां खड़ा था, बिल्कुल ऐसे जैसे कह रहा हो कि मुझसे पंगा मत लेना। वो दिखने में चिल लगता है, लेकिन धोखे में मत रहना। उस आदमी के चेहरे का रंग तुरंत बदल जाता है, इसलिए मैं बात को और आगे बढ़ाता हूं। इसके परिवार की बहुत ऊंची पहुंच है। तुम सच में इससे पंगा नहीं लेना चाहोगे। इसे रुकना नहीं आता, और अगर तुम पुलिस के चक्कर में पड़कर थाने पहुंच भी गए तो ये तो बस अपने पापा के ऑफिस में बैठकर आराम से गेम खेल रहा होगा। वो आदमी अब आधा मान चुका था, लेकिन वो इतनी आसानी से पीछे हटने वाला नहीं था। तुम्हें डर नहीं है कि ये दोनों अपनी काउंसिल की पोजीशन खो देंगे? मैं ऐसे सिर हिलाता हूं जैसे बात बिल्कुल साफ हो। हम क्यों डरेंगे? ये तो बस हमें रोक नहीं पाए। इन्होंने खुद तो हाथ नहीं उठाया ना। पर छोड़ो, मुझे पता है कि हम सब यहाँ समझदार और शरीफ लोग हैं। हम आगे भी कभी ना कभी एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। तो अच्छा है जान पहचान हो गई। वो आदमी थोड़ा हिचकिचाता है, कुछ बोलने के लिए मुंह खोलता है और फिर बिना कुछ कहे वहां से खिसक जाता है। तभी मेरा ध्यान जाता है कि वो लड़की अभी भी मेरे बिल्कुल पास सिमटी खड़ी है। उससे एक हल्की सी मीठी खुशबू आ रही थी। वो अभी भी मेरा हाथ कसकर पकड़े हुए थी, उस झगड़े से बुरी तरह डरी हुई। थैंक यू, वो फुसफुसाती है। उसके हाथ का जला हुआ हिस्सा एकदम लाल पड़ चुका था। इतना बुरा कि देखकर सच में डर लग रहा था, लेकिन उसे तो शायद इस बात का होश भी नहीं था, इसलिए मुझे ही टोकना पड़ता है। तुम्हें अभी इस पे ठंडा पानी डालना चाहिए और कोई बर्न क्रीम लगानी चाहिए। ये तुम्हारी सोच से ज्यादा खराब है। अपनी पुरानी आदत की वजह से, जैसे मैं हमेशा विवियन का ख्याल रखता था। मैं आगे कहता हूँ, अगली बार अगर ऐसा कुछ हो तो जो बोलना है बोल दिया करो। बिना किसी गलती के यूं चुपचाप खड़े रहकर इल्जाम मत सहा करो। तुम्हें किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं है। वो सिर हिलाती है, उसकी आंखें छलक रही थीं। इससे पहले कि मैं कुछ और बोलता, वो फिर से तेजी से चली जाती है। मैं उसे जाते देखता हूँ,
मेरा दोस्त आगे झुकता है। अगर विवियन ने अभी ये सब देखा होता तो वो तो तुझ पे वहीं फिदा हो जाती। मैं अंदर ही अंदर एक कड़वी हंसी हंस पड़ता हूँ। 7 साल, और हर बार जब मैं फेल होता था तो खुद से यही बात कहता था, TXT4, क्या पता इस बार विवियन को मुझसे सच में प्यार हो जाए। पर हर बार मुझे सिर्फ मायूसी ही मिली। तू यहाँ मेरे साथ ड्रिंक करने आया है या मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने? मेरा दोस्त अपनी गर्दन सहलाता है, काफी अजीब सा मुंह बनाकर। उसे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने विवियन को सच में भुला दिया है। मैं फालतू में सफाई देने के चक्कर में नहीं पड़ता। मैं बस मुड़ता हूँ और चल देता हूँ। जब मैं घर की तरफ निकलता हूँ तो काफी रात हो चुकी थी। मैं उस झूले के पास से गुजरता हूँ जहां बचपन में रोज खेला करता था। कुछ सोचकर मेरे कदम रुक जाते हैं और मैं उसकी तरफ बढ़ता हूँ। विवियन और मैं साथ में बड़े हुए थे। उस वक्त हमेशा इसी झूले पर बैठते थे। हमने तो हमेशा एक दूसरे का साथ निभाने का वादा भी किया था, लेकिन आखिर में सिर्फ मैं ही अकेला था जिसके लिए उस वादे के सच में कोई मायने थे। अभी मैं उन यादों में खोया ही था कि एक हल्की सी सिसकी ने उस सन्नाटे को तोड़ दिया। मैं ऊपर देखता हूँ और वो वहीं स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठी थी, वही बारबेक्यू स्टॉल वाली लड़की। वो अभी भी रो रही थी, बिल्कुल अकेली और बेबस सी। वही अजीब सा अपनापन मुझे दोबारा महसूस होता है। वो इतनी परेशान दिख रही थी कि मैं यूं ही आगे नहीं बढ़ सकता था। इतनी रात हो गई है और तुम अभी तक घर नहीं गई? मेरी आवाज से चौंक कर वो ऊपर देखती है और फिर तुरंत अपना सिर नीचे झुका लेती है। जब मेरा मन उदास होता है तो मैं बस यहाँ आकर थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। किसी अजीब तरीके से हम दोनों एक जैसा ही दर्द झेल रहे थे, बस मेरा दर्द एक तरफा प्यार की वजह से था। मैं नीचे बैठ जाता हूँ और उसे ध्यान से देखता हूँ। क्या तुमने उस जले हुए हाथ पर कुछ लगाया? वो ना में सिर हिलाती है। अभी तक तो नहीं। यहीं रुको। मैं तुरंत फार्मेसी की तरफ दौड़ पड़ता हूँ। TXT+4। वो वहीं गुमसुम बैठी रहती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उसके प्रति इतना काइंड क्यों हो रहा हूँ। फिर भी वो सीधे बच्चों की तरह इंतजार करती है जब तक मैं हांफते हुए दौड़कर वापस नहीं आ जाता। मैं ऑइंटमेंट निकालता हूँ और धीरे से उसके जले हुए हिस्से पर लगाने लगता हूँ। तुम क्या सोच रही थी? ऐसे जले को बिना इलाज के छोड़ना काफी सीरियस हो सकता है। मेरे ऐसा कहने के बाद ही वो धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाती है। मैं बेबसी से हल्की सी हंसी हंस देता हूँ। तो तुम तभी हिलती हो जब कोई तुमसे कुछ करने को कहे। उसके हाथ पर जला हुआ हिस्सा काफी कच्चा और बिना दवा का दिख रहा था। बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इसका कोई ख्याल रखा गया हो। जब मैं ध्यान से ऑइंटमेंट लगा रहा होता हूँ, मुझसे पूछे बिना रहा नहीं जाता। क्या तुमने इस पे ठंडा पानी भी डाला था? हाँ, डाला था, वो धीमी आवाज में कहती है। फिर वो जल्दी से सिर नीचे झुका लेती है, जैसे सोच रही हो कि मैं उसे डांटने वाला हूं। तो फिर तुम फार्मेसी क्यों नहीं गई? मैं उसका हाथ थामे रखता हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो हकलाते हुए बोलती है कि उसका काम बचा हुआ था और दवाई खरीदना काफी महंगा पड़ता। उसकी फैमिली की हालत अच्छी नहीं है। वो जो भी पाई पाई बचाती है मायने रखती है। मेरा हाथ एक सेकंड के लिए रुक जाता है, फिर मैं ऐसे ही नॉर्मल बनकर ऑइंटमेंट लगाता रहता हूँ। लो, हो गया। अभी भी इस ट्यूब में काफी बची है। ध्यान रखना कि तुम इसे लगाती रहो। मैं उसे बाकी ट्यूब थमा देता हूँ। तभी हवा का एक तेज झोंका स्ट्रीट लाइट के नीचे उसके बालों को बिखेर देता है। उसकी साफ सुथरी आंखें और मासूम सा चेहरा जैसे चमक उठता है। एक पल के लिए मैं सांस लेना ही भूल जाता हूँ। मैं बस उसे देखता रह जाता हूँ। अंदर ही अंदर मैं चिल्ला रहा था, टाइलर, क्या तू अंधा है? 10 में से 5? TXT+4, ये तो पूरे 10 में से 10 है, अगर मैंने कभी कोई देखा हो। मुझे ऐसे घूरते देखकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। वो मुंह फेर कर बुदबुदाती है, प्लीज मुझे ऐसे मत घूरो, ठीक है? मैं होश में आता हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि मैं कब से उसे ही ताड़ रहा था। मैं काफी शर्मिंदा होकर अपना सिर खुजलाता हूँ। खैर, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। हम चुपचाप चलते रहते हैं। अगर मैं कुछ ना बोलूं तो वो भी बिल्कुल शांत रहने में ही खुश लग रही थी। उस अजीब सी चुप्पी को तोड़ने के लिए मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं लुकास रोड्स हूँ। रोड्स जैसे वो रोड जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ना बचा हो। और तुम? वो धीरे से अपना नाम बताती है। मैं ग्रेस लॉसन हूँ। वो मेरे बारे में सोचती है, जो कुछ देर पहले फार्मेसी की तरफ दौड़ कर गया था, और उसके चेहरे पर शर्मिंदगी का एक हल्का सा भाव आ जाता है। वो मुझ पर कोई एहसान नहीं रखना चाहती थी। दवा के लिए थैंक यू। वो अपनी जेबें टटोलने लगती है। लाओ, मैं तुम्हारे पैसे वापस कर देती हूँ। इससे पहले कि मैं मना करने का कोई तरीका भी सोच पाता, वो पहले ही अपना फोन निकाल चुकी होती है। फिर वो चौंकती है। फोन स्विच ऑफ था। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाता। वो एक फ्रस्ट्रेटेड सी सांस छोड़ती है, कोई हल ना निकाल पाने की वजह से। तुम थोड़ी भुलक्कड़ और मैस हो, पता है ना तुम्हें? मैं उसे छेड़ता हूँ। छोड़ो, चिंता मत करो, दवा बहुत सस्ती थी, 10 बक्स से भी कम की। मैं असली प्राइस अपने तक ही रखने का फैसला करता हूँ। उसे और ज्यादा गिल्ट फील करवाने की कोई जरूरत नहीं थी। वैसे मैं काफी स्मार्ट हूँ, समझे? वो टोकती है। वो ऐसे में काफी प्यारी लग रही थी। हाँ, बहुत स्मार्ट हो। मैं रुकता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ, तुम हमेशा अपना सिर ऐसे नीचे झुकाकर क्यों रखती हो? तुम्हें थोड़ा और कॉन्फिडेंस के साथ रहना चाहिए।
उसे देखते हुए मुझे विवियन का ख्याल आता है, जो इसकी बिल्कुल उल्टी थी, और इससे पहले कि मैं खुद को रोकता, मेरे मुंह से बात निकल जाती है। अपनी पूरी लाइफ में मैंने तुम्हारे जितनी खूबसूरत सिर्फ एक ही दूसरी लड़की देखी है। ऐसे रहने से, वो धीमी आवाज में कहती है, लोग मुझ पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। तब मुझे बात समझ आती है। TXT+4 उसके लिए खूबसूरत होना कोई वरदान नहीं, बल्कि एक बोझ था, जबकि विवियन जैसे किसी इंसान के लिए वही खूबसूरती मनमर्जी करने का एक लाइसेंस बन चुकी थी। मुझे हुक्म चलाना जैसे ये सब उसका हक हो। बात करते करते हम बस स्टॉप तक पहुंच जाते हैं। मैं यहाँ से बस पकड़ लूंगी। ग्रेस हल्की सी स्माइल देती है। स्टॉप से घर तक बस थोड़ी ही दूर पैदल चलना होता है। वो बारबेक्यू स्टॉल तो यहाँ से काफी दूर है। क्या तुम रोज इतना लंबा सफर करती हो? मैं हैरान होकर पूछता हूँ। वो एक धीमी सी सांस छोड़ती है। शहर से दूर वाली जगह का किराया सस्ता होता है, तो फिर घर के पास ही कोई काम क्यों नहीं ढूंढ लेती? आने जाने का खर्च निकालने के बाद भी यहाँ काम करके ज्यादा पैसे बच जाते हैं। ग्रेस बिना किसी झिझक या शर्म के सादगी से कहती है, गरीब होने को लेकर। मैं सिर हिलाता हूँ, उसकी इस हिम्मत और सब्र से सच में इंप्रेस होकर। ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं। बस में चढ़ने से पहले वो मुड़कर मेरी तरफ देखती है, थोड़ी हिचकिचाते हुए। मुझे पहले से पता था कि वो क्या बोलने वाली है, इसलिए मैं हाथ हिलाकर उसे बीच में ही टोक देता हूँ। फिर से थैंक यू मत बोलना, तुम आज रात पहले ही 5 बार बोल चुकी हो। वो थोड़ा शर्मा कर हंसती है, फिर मुड़कर बस में चढ़ जाती है। जैसे ही दरवाजे बंद होते हैं, उसे याद आता है कि उसे अभी भी ऑइंटमेंट के पैसे देने हैं। वो तुरंत उठकर कांच के पीछे से चिल्लाती है, मैं दवा के पैसे जरूर वापस कर दूंगी। मैं बस मन ही मन मुस्कुराता हूँ, पर करोगी कैसे? उसने तो मेरा नंबर भी नहीं लिया। घर लौटते वक्त आखिरकार मुझे अपना फोन चेक करने का ख्याल आता है। पूरे शाम से फोन को हाथ तक नहीं लगाया था। पूरी शाम बीत चुकी थी और वहां मिस्ड कॉल्स का ढेर लगा था, पर उनमें से एक भी कॉल विवियन का नहीं था। TXT4 रात भर फोन को छुआ तक नहीं था। पूरी शाम बीत चुकी थी और वहां मिस्ड कॉल्स का अंबार लगा हुआ था, पर उनमें से एक भी विवियन का नहीं था। मैं खुद का मजाक उड़ाए बिना नहीं रह पाता। कितने पैथेटिक हो लुकास, सच में बहुत गिरे हुए। अब सब कुछ बर्बाद हो चुका था। 7 साल पूरी तरह वेस्ट हो गए। अब इन सब चीजों को पकड़कर रखने का मतलब ही क्या है? मैं वो सब कुछ समेटने लगता हूँ जो मुझे विवियन की याद दिलाता था, और वो इतना कम था कि एक छोटा सा बॉक्स भी पूरा नहीं भर पाया। 7 साल और बस इतना सा ही था सब कुछ। एकदम जिद में आकर मैं अपनी अलमारी छानने लगता हूँ, किसी और सबूत की तलाश में कि क्या इसमें कुछ भी सच था। तभी मैं एक दराज खोलता हूँ और जम जाता हूँ। एक लाल धागे वाला ब्रेसलेट। मैंने सालों से इसे नहीं पहना था। उसे उठाकर मैं हाथ में घुमाकर देखने लगता हूँ। मुझे बस इतना याद आता है कि एक छोटी बच्ची ने पार्क में रोते हुए ये मुझे दिया था। अब तो उसका चेहरा भी याद नहीं आ रहा था। बस याद था कि उस दिन आसमान में धुंध थी और हवा में हल्की सी ठंडक थी। मैं काफी देर तक हिचकिचाता हूँ और फिर उस ब्रेसलेट को वापस उसी दराज में फेंक देता हूँ। बाकी सब कुछ पैक कर लेता हूँ, फेंकने के लिए बिल्कुल तैयार। जब सब हो जाता है तो मैं एक गहरी सांस छोड़ता हूँ। चलो, किस्सा खत्म। शहर के दूसरी तरफ ग्रेस अभी अभी घर पहुंची थी। वो जल्दी से अपना फोन चार्जिंग पे लगाती है, फिर अपनी मम्मी की तरफ मुड़ती है, जो बेड पे लेटी हुई थी। मम्मी, मैं आ गई, जाओ आराम कर लो बेटा। ग्रेस तुरंत वहां से नहीं हटती। TXT+4, बल्कि वो पहले अपनी मम्मी के ऊपर कंबल ठीक से उठाती है। हाँ, आप भी सो जाओ मम्मी। सालों पहले बचपन में वो एक पार्क में छुपकर रो रही थी, जब छोटा लुकस वहां से गुजरा और उसने उसे देखा, अपने हाथ में एक बबल मशीन लिए हुए। कंफ्यूज होकर उसने पूछा, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मेरे पापा बीमार हैं, डॉक्टर उन्हें ठीक नहीं कर पा रहे। ऐसे टाइम पर किसी और चीज के बारे में सोचना हेल्प करता है। मेरी बबल मशीन से खेलना चाहती हो? बस ये बटन दबाओ और ढेर सारे बबल्स बाहर निकलने लगेंगे। ये सच में बहुत मजेदार है। सिर्फ इतना ही नहीं, छोटे लुकस ने मुट्ठी भर फ्रूट कैंडी निकाली और उसकी हथेली में थमा दी। उस दिन से पहले गरीबी में पली बढ़ी ग्रेस ने कभी भी फ्रूट कैंडी का स्वाद नहीं चखा था, और जब से उसे पता चला था कि उसके पापा बहुत बीमार हैं, तब से वो पहली बार दिल से मुस्कुराई थी। उस बबल मशीन और मदद के बदले ग्रेस ने अपना छोटा सा ब्रेसलेट उतारा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती, छोटी विवियन ने लुकास का हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गई। सालों बाद ग्रेस ने इसी शहर की सबसे बड़ी और नामी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सिर्फ उसी जगह लौटने के लिए जहां से वो यादें शुरू हुई थी। इस शहर में लाखों लोग रहते थे। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वो उस लड़के को दोबारा ढूंढ पाएगी, लेकिन उसे यकीन था कि कम से कम वो दोनों एक ही आसमान के नीचे तो खड़े रहेंगे। उधर दूसरी तरफ हॉस्टल के कमरे में विवियन बेचैनी से अपने फोन को घूर रही थी। उसकी रूममेट एमिली समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है। TXT4 वो फिक्र जताते हुए पूछती है, क्या तुमने सच में लुकास को कॉल किया था? विवियन अभी भी अपने ईगो को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बस इतना कहती है कि उसने एक बार कॉल किया था, और इस बात पर भड़क जाती है कि उसकी फोन न उठाने की हिम्मत कैसे हुई। वो तो रात के 2 बजे भी तुरंत कॉल उठा लिया करता था। ये सोचते ही वो झटके से खड़ी हो जाती है
वो डिसाइड करती है कि वो पता लगाकर रहेगी कि आखिर वो कर क्या रहा है, लेकिन तुरंत ही वो अपना इरादा बदल लेती है। मैं ऐसे किसी के पीछे नहीं भागने वाली जो मेरा कॉल तक नहीं उठाता। इस पर एम्मा बस एक ठंडी सांस भरती है। विवियन, मैं बस एक आखिरी बार कह रही हूं, अगर तू सच में उसे पसंद करती है तो सब ठीक करने के लिए अभी भी टाइम है। लुकास पूरे 7 साल तक तेरे पीछे भागा, हर सुबह तेरे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आया, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी देर तक क्यों ना जागना पड़ा हो। उसने सच में तेरी पसंद की डिशेस बनाना सीखा, तेरी क्लास की सारी जिम्मेदारियां खुद संभाली। कौन सा दूसरा लड़का ये सब करेगा? मैं जानती हूं कि तुझे अब इसकी आदत हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब बहुत नॉर्मल या आसान है। क्या तू सच में कह रही है कि तुझे कुछ भी फील नहीं होता? विवियन अपनी पुरानी आदत के मुताबिक फिर भी मुकर जाती है। मैं उसे पसंद नहीं करती, ना पहले करती थी, ना अब करती हूं और ना कभी करूंगी। वो अपने बेड पर गिर पड़ती है और तय कर लेती है कि वो उसे ढूंढने बिल्कुल नहीं जाएगी। एम्मा बस अपना सिर हिलाकर रह जाती है। TXT+4, विवियन, तो बाद में बहुत पछताएगी और जल्द ही तुझे समझ आएगा कि कितना ज्यादा। विवियन कंबल में खुद को समेट लेती है और बुदबुदाती है, वो मेरे पास ही वापस आएगा, वो हमेशा आता है, बाकी हर बार की तरह वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकता। पर विवियन की तरह रात भर करवटें बदलने के बजाय मैं तो घोड़े बेचकर सोया। जैसे ही मेरी नींद खुलती है, पुरानी आदत के चलते मेरा पहला ख्याल उसे गुड मॉर्निंग टेक्स्ट करने का आता है। तभी मैं खुद को रोकता हूँ और मन ही मन खुद को एक थप्पड़ लगाता हूँ। क्या बकवास है लुकास, थोड़ा संभल जा। लेकिन अंदर से मैं सच जानता हूँ, 7 साल की आदत, ये कोई ऐसी चीज नहीं जिसे तुम रातों रात भुला दो। टाइलर बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर उछलते हुए आता है। अरे, तूने उसका कॉन्टैक्ट डिलीट किया या नहीं? मैं थके हुए अंदाज में सिर हिलाता हूँ। नहीं। टाइलर लगभग चिल्ला ही पड़ता है। भाई, क्या तूने अभी तक काफी सिंपिंग नहीं कर ली? वो अभी भी तेरे फोन में क्यों है? किसी को भुलाना भी टाइम लेता है ना? मैं कहता हूँ, 7 साल बहुत लंबा वक्त होता है। ये कोई नॉवल नहीं है जहां बस चैप्टर बंद किया और आगे बढ़ गए। अगर मैं इतना जल्दी फैसला ले पाता तो ले लेता, पर फिर तो इसका मतलब ये होता कि जो कुछ भी था वो कभी सच था ही नहीं। ईथन पार्क भी सहमति में सिर हिलाता है। सही बात है, कहते हैं कि कोई आदत बनने में 23 दिन लगते हैं। तू उम्मीद कर रहा है कि लुकास 7 साल पुरानी आदत एक रात में छोड़ दे? ऐसा तो होने से रहा। टाइलर हाथ हिलाकर बात को टाल देता है। TXT4, चल ठीक है, तो फिर मैं तेरी किसी से सेटिंग करवाता हूँ। मेरे पास और चीजों की कमी हो सकती है, पर जान पहचान वाली लड़कियों की नहीं। मैं रोज तेरी एक नई लड़की से मुलाकात करवाऊंगा। अगर कोई भी रिपीट हुई तो मैं हारा। मैं हाथ हिलाकर उसे मना करता हूँ और अपना सिर डेस्क पे पटक लेता हूँ। मैं बहुत थक चुका हूँ यार, मुझे बस रेस्ट करने दे। शायद अगर मैं थोड़ा ब्रेक लूं तो कोई ऐसी जो सच में मुझसे प्यार करती हो खुद ही मेरी लाइफ में आ जाए। टाइलर मेरी तरफ एकदम चिढ़ भरी नजर से देखता है। भाई, तू बिल्कुल किसी स्टैंड अप कॉमेडी जैसा साउंड कर रहा है। तभी अचानक एक आवाज आती है। एक फ्रेशमैन लड़की, वो लुकास को ढूंढ रही थी। टाइलर मेरी पीठ पर हाथ मारता है। यो, बाहर कोई तेरा इंतजार कर रहा है। मैं अपनी आंखें मलता हुआ बाहर निकलता हूँ। एक छोटी सी लड़की वहां खड़ी थी। हाय सीनियर, मैं ग्रेस की दोस्त हूँ। वो अभी अपने पार्ट टाइम जॉब पे है और निकल नहीं पाई। उसने मुझसे पता करने को कहा था कि आप कब फ्री हो। वो पर्सनली मिलकर आपको थैंक यू बोलना चाहती है। मैं थोड़ा हैरान रह जाता हूँ। क्या वो भी यहीं पढ़ती है? वो सिर हिलाती है। हम दोनों अकाउंटिंग मेजर्स हैं। ओह, अब समझा। मैं एक पल उसे देखता हूँ, फिर होश में आकर कहता हूँ, समझ गया, मैं क्लास के बाद फ्री होऊंगा, तो फिर मैं उसे लाइब्रेरी के बाहर आपका वेट करने को कह दूंगी। ओह, और याद रखिएगा, मेरा नाम मिया चेन है। इतना कहकर मिया पूरी एनर्जी और खुशी से उछलते हुए चली जाती है। हैं? सच कहूं तो मैं 1 सेकंड के लिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूं। टाइलर आगे झुकता है, एक्साइटमेंट से भरा हुआ। कहीं ये कोई कन्फेशन तो नहीं था? नहीं, मैं सपाट आवाज में कहकर उसकी थ्योरी पर पानी फेर देता हूं। क्लास के अंदर विवियन खिड़की से बाहर ऐसे झांकने का नाटक करती है जैसे उसे कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। उसकी दोस्त फुसफुसाती है, ठीक है, अपनी गर्दन मटकाना बंद कर, वो पहले ही जा चुकी है और वो कोई कन्फेशन नहीं था। विवियन चिढ़कर एक सांस छोड़ती है। जैसे मुझे कोई परवाह हो। उधर दूसरी तरफ फैकल्टी ऑफिस में मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है। मेरी क्लास टीचर ने मुझे आकर क्लास का रोस्टर सॉर्ट करने में मदद करने को कहा था। मैं वहां से खिसकने की कोशिश करता हूँ। क्या मैं ये बाद में कर सकता हूँ? वो अपनी बात पे अड़ी रहती है। ये अर्जेंट है और देर की तो आगे से तुम्हारी एब्सेंस स्लिप्स पर कोई और साइन कर रहा होगा। टाइलर बड़े जोश में आगे आकर जोर से चिल्लाता है। TXT4, मैं इसकी मदद कर देता हूँ। टीचर देखकर और भी चिढ़ जाती है। बिल्कुल नहीं, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम कितने गैर जिम्मेदार हो। मैं एक ठंडी सांस लेकर बैठ जाता हूँ और चुपचाप वो काम निपटाने लगता हूँ। मैं खुद से कहता हूँ, अगर बस इतना ही काम है तो मैं इसे बहुत जल्दी खत्म कर लूंगा। लेकिन तभी वो कहती है, ओह, और ये वाला ढेर भी। मैं हार मानकर खुद को उस कागजी काम में डुबो देता हूँ।
बाहर अचानक मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रेस अभी भी लाइब्रेरी के बाहर खड़ी होकर मेरा इंतजार कर रही थी। वो अपना फोन कसकर पकड़े हुए, घबराते हुए उसके शब्दों को मन में दोहरा रही थी। उसने कहा था कि वो क्लास के बाद फ्री होगा, तो उसे किसी भी पल यहाँ होना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बारिश और तेज होती है, मन में शक आने लगता है। क्या वो उसके बारे में भूल गया? नहीं, वो खुद से कहती है, उसने कहा था कि वो आएगा। वो फिर भी उस पर भरोसा करना चुनती है। मेरा ध्यान बारिश पर तब जाता है जब मैं आखिरी फाइल सॉर्ट कर लेता हूँ। मेरी टीचर मुझे एक छाता थमाती है। बाकी का काम मैं यहां से संभाल लूंगी। मेरे पास एक छाता है, इसे ले जाओ। जाओ। मैं तो जवाब देने के लिए रुकता भी नहीं। मैं दरवाजे से बाहर भाग पड़ता हूँ। पीछे से मैं उन्हें हैरान होकर बुदबुदाते हुए सुनता हूँ। ये किस बात के लिए ऐसे भाग रहा है? मैं पूरे रास्ते लाइब्रेरी की तरफ दौड़ता हूँ, उम्मीद और दुआ करते हुए कि वो पगली लड़की अभी भी वहां खड़ी ना हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि कोई भी नॉर्मल इंसान 1 घंटे बाद हार मानकर चला गया होता, लेकिन क्या पता ग्रेस सच में इतनी बेवकूफ हो। जब तक मैं लाइब्रेरी पहुंचता हूं, मैं पूरी तरह भीग चुका था। T84 और वो वहीं थी, बिल्कुल उसी जगह खड़ी जहां मैंने उसे छोड़ा था। मुझे हैरान होकर देख रही थी। तुम यूं ही चली क्यों नहीं गई? मैं खुद को रोके बिना पूछ बैठता हूं। वो मेरी तरफ देखती है, हिचकिचाते हुए कि सच बोले या नहीं। आखिरकार वो बोलती है, मुझे मुझे तुम्हारा इंतजार करना था। मैं बारिश से भीगे उसके बालों को देखता हूं। मेरे अंदर गिल्ट भर जाता है। यहां इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है और तुमने इतनी देर इंतजार किया। तुम्हें बस निकल जाना चाहिए था। ग्रेस बस कहती है, लेकिन मैंने तुमसे कहा था कि मैं इंतजार करूंगी। तो फिर भीगने से बचने के लिए अंदर क्यों नहीं चली गई? मैं जोर देकर पूछता हूं। वो हतलाती है, मुझे डर था कि तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मेरी आंखों के पीछे कुछ भर सा आता है। मुझे एहसास होता है कि किसी ने सच में मेरा इंतजार किया था। सच में इंतजार किया था। यह सोचकर मुझे बेबसी में हल्की सी हंसी आ जाती है। तो तुम उस तरह की इंसान हो जो लगभग 2 घंटे तक बारिश में खड़ी रहेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने कहा था कि वो आएगा? कौन सा बेवकूफ ऐसा करता है? ग्रेस शर्मिंदा होकर अपना सिर फिर झुका लेती है। मैं बेवकूफ नहीं हूं। उसे इस तरह बचकानी हरकत करते देखकर मेरा उसे और छेड़ने का मन करता है। हाँ, बिल्कुल तुम नहीं हो। मुझे तो लगने लगा है कि अगर कोई तुम्हें बेच भी दे तो तुम बाद में उसके पैसे गिनने में उसकी मदद करोगी। ग्रेस बस इतना कहती है, तुम उस तरह के इंसान नहीं हो। उस रात सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की थी। अच्छा, बस करो। मैं बीच में रोकता हूं। अब और कोई थैंक यू नहीं। वो काफी देर तक हिचकिचाती है, फिर आखिरकार कहती है, तो फिर मुझे तुम्हें डिनर कराने दो। उसे बेचैनी से छटपटाते देखकर मुझे एहसास होता है कि अगर मैंने इसे भी मना कर दिया तो वो और भी ज्यादा छोटा फील करेगी। इसलिए मैं सिर हिलाकर मान जाता हूँ। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं मेन्यू में से सबसे महंगी चीज ऑर्डर करने वाला हूँ। मैं सच में क्यूरियस था। क्या उसे बिल्कुल डर नहीं था कि मैं उसे धोखा दे दूंगा? तुमने 1 घंटे से ज्यादा इंतजार किया। कोई और होता तो कब का भाग गया होता। ग्रेस जवाब देती है, मुझे पक्का यकीन था। T84, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने कहा था कि तुम आओगे। मेरे मुंह से बात निकल जाती है, तुम मुझ पर इतना भरोसा क्यों करती हो? क्योंकि तुमने मेरी मदद की थी। ग्रेस बहुत सादगी से कहती है, जैसे ये दुनिया की सबसे ऑब्वियस बात हो। जैसे उसे पूरा यकीन हो कि मैं हमेशा उसके लिए वही रहूंगा। मैं एक पल के लिए शांत हो जाता हूँ, फिर बस कहता हूँ, वैसे भी कैफेटेरिया में अभी बहुत भीड़ होगी, और सच कहूं तो वो बहुत महंगा और एवरेज है। चलो बाहर चलते हैं, मैं तुम्हें किसी सच में अच्छी जगह ले चलता हूँ। वो बाहर बारिश की तरफ देखती है, थोड़ी अनश्योर होकर, क्योंकि बाहर अभी भी मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसकी चिंता मत करो, मैं उसे भरोसा दिलाता हूँ। देखना, मैं 2 मिनट में जादू से छाता मंगाता हूँ। इसके साथ ही मैं अपना फोन निकालता हूँ और कॉल लगाता हूँ। टाइलर बारिश में दौड़ता हुआ आता है और मेरी तरफ एक छाता उछाल देता है। ये ले, मैं निकला। रुक, सिर्फ एक? मैं पूछता हूँ कंफ्यूज होकर। टाइलर एकदम मासूम सा चेहरा बना लेता है। दूसरा वाला भी टूट गया और फिर वो गायब हो जाता है, इससे पहले कि मैं बहस कर पाता। हैरान होकर मैं वो अकेला छाता खोलता हूँ और हम दोनों के ऊपर कर लेता हूँ। लगता है हमें इसे शेयर करना पड़ेगा। ग्रेस अपने दोनों हाथ सीने से लगाए नर्वस होकर सिर हिलाती है। नर्वस होते हुए हम धीरे धीरे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ते हैं। जब हम बैठ जाते हैं तो ग्रेस क्यूरियस होकर पूछती है, क्या तुम यहाँ अक्सर आते हो? हाँ, मैं कहता हूँ। बचपन में मेरे पापा मुझे हमेशा यहाँ लाया करते थे। ये जगह 20 साल से भी ज्यादा पुरानी है। TXT+4 ग्रेस सुनते सुनते खाती रहती है। फिर अचानक उसका ध्यान मुझ पर जाता है, जो उसे ही देख रहा था। उसका चेहरा फिर से शर्म से लाल हो जाता है। तुम मुझे ऐसे बार बार क्यों घूर रहे हो? मैं बस मुस्कुरा देता हूँ, अपनी ठोड़ी हाथ पर टिकाए हुए। कोई खास वजह नहीं, तुम बस सच में खाने को काफी एंजॉय करती लग रही हो। मैं रुकता हूँ, फिर पूछता हूँ, वैसे पार्ट टाइम जॉब होने के बाद भी तुम इतनी ज्यादा कंजूसी से क्यों जी रही हो? ग्रेस बताती है, मैं अपनी मम्मी की सर्जरी के लिए पैसे बचा रही हूँ। उन्हें क्या हुआ है? मैं सच में फिक्र करते हुए पूछता हूँ। ग्रेस अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख देती है और थोड़ी सीधी होकर बैठती है। उनके पैर ठीक नहीं है, वो सालों से व्हीलचेयर पर हैं। डॉक्टर का कहना है कि सर्जरी से वो ठीक हो सकती है, लेकिन इसमें बहुत सारा पैसा लगता है।
ये सुनकर मुझे सारी बात समझ आ जाती है। तभी तो वो रात में इतनी लगन से पैम्फलेट्स बांट रही थी। तभी वो अपने जले हुए हाथ के लिए दवा तक नहीं खरीद पा रही थी। वो मियाँ लड़की, वो तुम्हारी दोस्त है ना? उसे इतने ध्यान से खाते देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप स्माइल आ जाती है। हूँ, ग्रेस धीमी आवाज में जवाब देती है। तो फिर क्या मैं भी एक दोस्त हूँ? मैं खुद को पूछने से नहीं रोक पाता। क्या मुझे दोस्त बनने की परमिशन है? ग्रेस मुझे बहुत ध्यान से देखती है, जैसे वो रिजेक्शन का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर रही हो। पूछ तो मैं रहा हूँ, तुम सवाल मुझ पर ही क्यों डाल रही हो? शायद हाँ, ग्रेस आखिरकार ऐसे कहती है जैसे उसने इस बात का फैसला हमेशा के लिए कर लिया हो। चलो बहुत बढ़िया, मैं सिर हिलाता हूँ और अपने फोन में QR कोड खोल लेता हूँ। TXT+4। चूंकि अब हम दोस्त हैं तो हम कभी कभार साथ में खाना खा सकते हैं। चलो कॉन्टैक्ट्स एक्सचेंज कर लेते हैं। उसकी प्रोफाइल पिक्चर पर नजर डालते हुए मैं क्यूरियस होकर पूछता हूँ, तुम्हारी प्रोफाइल फोटो एक बबल मशीन क्यों है? किसी ने मुझे एक बार ये दी थी, ग्रेस कहती है, उस छोटे से आइकन को देखते हुए अपनी पुरानी यादों में खोकर। इससे पहले कि मैं कुछ और बोल पाता, विवियन अंदर आती है। उसकी दोस्त उसके पीछे पीछे आ रही थी। जैसे ही वो मुझे ग्रेस के साथ देखती है, उसकी दोस्त धीरे से फुसफुसाती है, विवियन चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन विवियन सीधे चलकर आती है और अकड़कर पूछती है, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रहे हो? मैं ऊपर देखता भी नहीं हूं। जैसा कि तुम देख सकती हो, खाना खा रहा हूं। कोई दिक्कत है क्या? वो मेरे सामने सन्न खड़ी रह जाती है, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि ये बातें मेरे मुंह से निकली हैं। मैं रुकता नहीं हूं, अपनी बात जारी रखता हूं। हाँ, मैं तुम्हें पसंद करता था, वो सच है। लेकिन मैंने प्रपोज करते वक्त तुमसे ये भी कहा था कि वो आखिरी बार होगा। तुमने ही मुझे रिजेक्ट किया था। तुमने मुझे सिर्फ 2 ऑप्शंस दिए थे, या तो हमेशा के लिए तुम्हारा सिम्प बना रहूं, या फिर तुम्हें पूरी तरह से एक दोस्त के तौर पर भी खो दूं। मैंने दूसरा ऑप्शन चुना। मैं कोई संत या महात्मा नहीं हूं। ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां मैं तुम्हारे साथ अच्छा बनता रहूं, जबकि मुझे पहले से पता है कि इसका कोई फ्यूचर नहीं है। तुम पहले कभी ऐसे नहीं थे। विवियन चिल्लाती है। इमोशंस की वजह से उसकी आवाज कांप रही थी। मेरी आवाज भी एकदम ठंडी और सपाट हो जाती है। TXT4। विवियन, तुम पहले की बात करना चाहती हो? ठीक है, चलो पहले की बात करते हैं। याद है जब तुमने... मम्मी, मैं कुछ दिन पहले घर आया था, पर मुझे पता नहीं था कि आप सो रही थी। मैं आपको जगाना नहीं चाहता था। मैं ग्रेस के चेहरे के एक्सप्रेशन देखता हूँ और सन्न रह जाता हूँ। रुको, मैं आखिर कर क्या रहा हूँ? कल घर आ जाना, वरना वापस आने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गया। मैं फोन काट देता हूँ और देखता हूँ कि अब बस मैं और ग्रेस ही बचे हैं। अरे मियाँ कहाँ गई? हम दोनों ने उसे भगा दिया। क्या? उसने मुझसे पंख झेलना बंद करने को कहा। मैंने बोला मुझे थकान नहीं हो रही, तो वो चिढ़कर बोली, तुम दोनों बेशर्म कपल हो, और गुस्से में हॉस्टल सोने चली गई। मैं जोर से हंस पड़ता हूँ और ग्रेस को समझाता हूँ, अरे वो तो बस मजाक कर रही थी। फिर भी मैं उसके बालों को छूते हुए कहता हूँ, तुम लगातार 2 घंटे से मेरे लिए पंखा झेल रही हो, क्या तुम थक नहीं गई? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें जरूरत है। मियाँ तो अब चली गई है, अब हमारा यहाँ बैठे रहने का कोई मतलब नहीं है। क्या दोपहर में तुम्हारा कोई प्लान है? मेरी पार्ट टाइम शिफ्ट है। मैं धीरे से सिर हिलाता हूँ। ठीक है, पहले मैं थोड़ी देर तुम्हारे लिए पंखा झेल देता हूँ, फिर मैं तुम्हें काम पर छोड़ाऊंगा। मैं ग्रेस को जगाता हूँ, जो अनजाने में सो गई थी। ग्रेस उठो। वो नींद में उठकर बैठती है। तभी मियाँ गुस्से में पैर पटकते हुए हमारी तरफ वापस आती है। लुकास, तुमने तो हद ही कर दी। तुमने ग्रेस से पूरे 2 घंटे तक पंखा झलवाया और खुद घोड़े बेचकर सोते रहे। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है? फिर मियाँ अपनी बात बदलती है। चलो ठीक है, तुम दोनों अब जाओ, मुझे अपने काम पर वापस जाना है। चलो अब तुम्हें काम पर छोड़ देता हूँ। ओके। मैं सोचे बिना नहीं रह पाता कि ग्रेस बिना एक शब्द बोले वहां कैसे बैठी रह सकती है। बस चुपचाप 2 घंटे लगातार मेरे लिए पंखा झेलती रही। वो सच में हद से ज्यादा भली और सीधी है। क्यूरियस होकर मैं उससे पूछता हूँ, तुम हर दिन इतनी थकी हुई लगती हो। तुम या तो काम पर होती हो या काम पर जा रही होती हो। क्या तुम्हारी मम्मी की तबीयत सच में इतनी सीरियस है? क्या तुम मुझे अपनी फैमिली के बारे में कुछ बता सकती हो? ग्रेस धीमी आवाज में बोलना शुरू करती है। TXT4, तुम हर रोज इतनी थकी हारी सी लगती हो, या तो काम के रही होती हो। क्या तुम्हारी मम्मी की हालत सच में इतनी सीरियस है? क्या तुम मुझे थोड़ा बहुत अपनी फैमिली के बारे में बता सकती हो? जब मैं छोटी थी तब मेरे पापा गुजर गए थे। उसके कुछ सालों बाद मेरी मम्मी भी बीमार पड़ गई। उनके दोनों पैर पैरालाइज हो गए। हर साल हमें उनके इलाज पे ढेर सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ताकि उनके पैरों में थोड़ी बहुत जान बची रहे। बस इसीलिए मैं उनका ख्याल रखने और सर्जरी के पैसे जोड़ने के लिए इतनी मेहनत करती हूँ। भले ही सर्जरी के बाद भी काफी चांस है कि वो शायद कभी दोबारा चल ना पाए, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानना चाहती। ग्रेस, क्या तुम चमत्कारों पे भरोसा करती हो? नहीं, कम से कम ऐसा कोई जो मेरे साथ हो सके। पर यह पॉसिबल है, जैसे अचानक कोई तुम्हारी जिंदगी में आ जाए जो तुम्हारा ये सारा बोझ अपने कंधों पे उठाने को तैयार हो। रहने दो, इस बारे में बात नहीं करते। अब से तुम्हें जो भी जरूरत हो बस मुझसे मांग लेना। तुम पहले ही मेरी बहुत मदद कर चुके हो। मैं तुम्हें बार बार परेशान नहीं कर सकती।
दोस्तों के बीच ये सब परेशानी नहीं होती, तभी एक आती हुई बस की आवाज हमारे बीच के उस मोमेंट को तोड़ देती है। ग्रेस पीछे मुड़कर देखते हुए बस की तरफ बढ़ती है। लुकास, ये सब बातें मुझसे शेयर करने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखना। जब तक मैं हॉस्टल वापस पहुंचता हूं तब तक काफी रात हो चुकी थी। TXT+4 ईथन मेरी तरफ देखता है। उसके चेहरे पर साफ गिल्ट दिख रहा था। उसे पहले से ही पता था कि आज ड्रामा क्लब में क्या हुआ था। मैं बिल्कुल सपाट आवाज में पूछता हूँ, तूने मुझे ड्रामा क्लब में मदद के लिए भेजा, पर एक बार भी नहीं बताया कि विवियन भी वहां होगी। ईथन खुद को बचाने के लिए घुटनों पे बैठ जाता है। कसम से मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने बस देखा कि उन्हें लोगों की जरूरत थी और तू भरोसेमंद है, इसलिए मैंने तुझसे जाने की मिन्नतें की। अगर मुझे पता होता कि विवियन वहां है तो कोई पैसे देकर भी मुझसे तुझे वहां नहीं भिजवा पाता। लुकास, मेरे भाई। वो अचानक जमीन पर एकदम लेट जाता है। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। 2 बार अनलिमिटेड सी फूड डिनर मेरी तरफ से। इसे 3 कर, नहीं 4। टाइलर मजाक उड़ाते हुए बीच में टोकता है। चल ठीक है ठीक है, वो पहले ही घुटनों पे आ चुका है, अब उस बेचारे को बख्श भी दे। मैं अपना लैपटॉप खोलता हूँ और विवियन के डांस का एक पुराना वीडियो निकालता हूँ। जब मैंने ये शूट किया था तब मैं कितना नादान था। उस वक्त मुझे सच में लगता था कि अगर मैं बस पूरी कोशिश करता रहूं तो वो कभी ना कभी मुड़कर मेरी तरफ जरूर देखेगी। 7 साल बाद अब मैंने इंतजार करना छोड़ दिया है। बिना किसी हिचकिचाहट के मैं उसके सारे के सारे वीडियोस डिलीट कर देता हूं। अगले ही पल ग्रेस का एक मैसेज पॉपअप होता है। मिया कह रही है कि तुम भी कल जरूर आ रहे हो। क्या ये सच है? मैं वापस टेक्स्ट करता हूँ, डिपेंड करता है। क्या तुम जा रही हो? तो क्या तुम जल्दी आ सकते हो? मैं मुस्कुराते हुए रिप्लाई टाइप करता हूँ। क्या बात है, मुझसे मिलने के लिए इतनी बेताब हो रही हो? जैसे ही मेरी आंख लगने वाली होती है उसका रिप्लाई आखिरकार आ जाता है। सिर्फ एक लफ्ज, हाँ। मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। क्या उसने गलती से कुछ और टेक्स्ट कर दिया? नहीं, वो बिल्कुल ऐसी लड़की नहीं है। कितनी अजीब लड़की है यार। टाइलर मुझे देखता है, जो पहले से तैयार होकर सुबह सुबह उठ चुका था। तू इतनी सुबह क्यों उठ गया? मैं उसके स्टीम्ड बंस में से एक उठाकर एक बाइट लेता हूँ। मदद कराने के लिए। कहाँ मदद कराने? ड्रामा क्लब। ड्रामा क्लब? अच्छा। टाइलर मुझे जाते हुए देखकर बुदबुदाता है। ये कब से इतना एक्साइटेड होने लगा? रुको, कल तो वो एकदम गुस्से में वापस आया था और आज वो इतना खुश है। दाल में जरूर कुछ काला है। जब मैं ड्रामा क्लब पहुंचता हूँ तो मिया पहले से ही वहां थी। वो मुझे देखकर एक शातिर स्माइल देती है। अरे देखो तो कौन जल्दी आया है। ये आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स कैसे हैं? क्या रात भर जागकर कोई डाका डाल रहे थे? क्या इससे तुम्हारा कोई लेना देना है? मैं पूछता हूँ। बिल्कुल है, मिया ऐसे कहती है जैसे ये तो साफ सी बात हो। मैं इस क्लब की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरा इलाका है और तुम मेरी कुर्सी पर बैठे हो। पता भी है तुम्हें? मैं उसे डराने का फैसला करता हूँ। तुम्हारी कुर्सी के पीछे एक कॉकरोच है। कहाँ? मिया चीखते हुए पीछे की तरफ कूदती है। मैं मौके का फायदा उठाकर उसकी कुर्सी हथिया लेता हूँ और आराम से बैठ जाता हूँ। कोई मिया को आवाज देता है और वो दांत पीसते हुए मुझसे कहती है कि बस तू रुक। मैं एकदम रिलैक्स होकर पीछे टिक जाता हूँ। चुराई हुई कुर्सी सच में दुनिया की सबसे आरामदायक चीज होती है। लेकिन ग्रेस अभी तक नहीं आई थी। कहीं वो मुझे धोखा तो नहीं दे रही? जैसे ही मैं उसे कॉल करने के लिए उठता हूँ ग्रेस ठीक मेरे सामने आ जाती है। मैंने तुम्हारे लिए दलिया बनाया है। वो हाथ में थर्मस लिए दौड़ती हुई आकर कहती है, क्या तुम इसे टेस्ट करना चाहोगे? तुमने मेरे लिए दलिया क्यों बनाया? ग्रेस थोड़ा झेंपते हुए समझाती है, तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता और तुम पक्का ब्रेकफास्ट स्किप कर देते होगे। मुझे लगा कि दलिया खाने से शायद फायदा होगा। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर अच्छा लगा तो जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे लिए ला सकती हूँ। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। 21 साल की मेरी जिंदगी में मेरी मम्मी के अलावा कभी किसी ने सुबह जल्दी उठकर मेरे लिए दलिया नहीं बनाया था। मैं कंटेनर खोलता हूँ और एक बाइट लेता हूँ। शायद इसलिए क्योंकि ये ग्रेस ने खुद बनाया था, पर इसमें सेंचुरी एग का टेस्ट भी बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा था। ग्रेस चुपके से राहत की एक सांस लेती है। जब तक उसे ये पसंद आ रहा है वो अगली बार फिर बना सकती है। तुम रात को ठीक से सोए नहीं थे ना? हाँ, मैं अपनी उबासी को रोकते हुए कहता हूँ। अंदाजा लगाओ ये किसकी गलती है? ग्रेस का चेहरा पल भर में शर्म से लाल हो जाता है। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसने कल रात सच में इतना सच सच टेक्स्ट भेज दिया था। ग्रेस, थैंक यू। तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? हिलना मत। ग्रेस एकदम जम सी जाती है। हिलना मत, मैं दोहराता हूँ। मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा ये एहसान कैसे चुकाऊं। तुम्हें एहसान चुकाने की क्या जरूरत है? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम सच में बहुत बहुत अच्छे दोस्त बने। मैं अपना सिर खुजलाता हूँ। सालों तक सिम्प बने रहने के बाद ऐसी बातें आज भी मेरे लिए थोड़ी अजीब लगती हैं। इसलिए अच्छा यही होगा कि हम दोनों के बीच का लेना देना बिल्कुल बैलेंस्ड रहे, तभी तो ये रिश्ता टिकेगा। मुझे जाकर मदद करानी चाहिए, ग्रेस उस बात को अनसुना करते हुए कहती है और घबराकर क्लब की तरफ भागती है। जरूर, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ।
मैं मुस्कुराकर उसके कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने लगता हूँ। सामान शिफ्ट करते वक्त ग्रेस को एक भारी बॉक्स उठाने में जूझते देखकर मुझे तो बस उसे देखकर ही थकान होने लगती है। क्या तुम सच में इसे उठा सकती हो? अगर नहीं तो कोई हल्की चीज उठा लो। ये भारी नहीं है, वो सिर हिलाकर कहती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, पर तभी लगभग लड़खड़ा ही जाती है। ग्रेस सच में झूठ बोलने में बिल्कुल अनाड़ी है। अभी 1 सेकंड पहले तुम इसे मुश्किल से पकड़ पा रही थी और अब भी कह रही हो कि तुम थकी नहीं हो। ग्रेस बस दोहराती है, मैं ठीक हूँ। मैं उसकी बात काटता हूँ। आज मैं तुम्हारे मुंह से मैं ठीक हूँ कम से कम 5 बार सुन चुका हूँ। क्या तुम कोई सुपर ह्यूमन हो या क्या? मैं बस किसी का काम धीमा नहीं करना चाहती। यहाँ किसी से भी ज्यादा चक्कर तुमने लगाए हैं। किसी को नहीं लगता कि तुम्हारी वजह से काम धीमा हो रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो कामचोर मियाँ है। और ठीक तभी मियाँ दौड़ती हुई आती है और मेरे हाथ में पानी की एक बोतल थमा देती है। ये लो, शाबाश, आज तुमने काफी सामान ढोया है। अरे वाह, मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। मैं मुस्कुराते हुए बोतल लेते हुए कहता हूँ, तुम्हें सच में याद रहा कि पानी भी लाना है। मैं तो बस अच्छी बन रही हूँ। मैंने तुम्हारा बाकी का काम भी संभाल लिया और तुम फिर भी मुझे ताने मार रहे हो। मियाँ ये सब जोर से कहती है, लेकिन मन ही मन वो सोच रही होती है, ये दोनों एक दूसरे के साथ उम्मीद से कहीं ज्यादा कंफर्टेबल लग रहे हैं। वो अब भी ठीक से समझ नहीं पा रही कि क्या उनके बीच सच में कुछ चल रहा है। लेकिन अगर लुकास कभी कहता कि वो ग्रेस को पसंद करता है तो शायद ही उसे कोई आपत्ति होती। मियाँ के जाते ही मैं ग्रेस की तरफ देखता हूँ ताकि उससे थोड़ी और बातचीत कर सकूं। तुम क्या सुनना पसंद करोगी? मैं एक गिटार निकालता हूँ और उसके बगल में बैठ जाता हूँ। मुझे काफी सारे गाने आते हैं। रुको, तुम गिटार बजाते हो? मुझे सुनना है। मियाँ एक्साइटेड होकर बीच में बोल पड़ती है। मैं जानबूझकर कुछ अजीब व गरीब गलत कॉर्ड्स बजा देता हूँ। मियाँ का मुंह उतर जाता है और ग्रेस ऐसा चेहरा बनाती है जैसे वो कुछ बोलना चाहती हो पर रोक लेती है। मुझे तो लगा था कि तुम कोई कमाल का टैलेंट दिखाने वाले हो। तुम्हें बजाना भी नहीं आता तो ऐसा दिखावा क्यों कर रहे थे? मियाँ के जाते ही मैं आखिरकार ग्रेस की तरफ मुड़ता हूँ। अच्छा हुआ, कबाब में हड्डी चली गई। ध्यान से सुनो, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है। मैं एक धीमी सी धुन बजाता हूँ और गाते हुए धीरे से उसकी ठोड़ी ऊपर उठाता हूँ। ये सिर्फ तुम्हारे लिए है, इसलिए अपनी नजरें नीचे मत झुकाओ। पता है मैंने 7 साल तक सिम्प बनकर सबसे बड़ा सबक क्या सीखा? अगर किसी ने तुम्हें कमतर समझ लिया तो समझो खेल खत्म। मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पर कभी ना कभी तुम इस कॉलेज से बाहर कदम रखोगी और फिर तुम अपनी इस छोटी सी दुनिया में खुद को हमेशा के लिए छिपाकर नहीं रख पाओगी। इसलिए चाहे जितना भी वक्त लगे, तुम्हें भी मेरी तरह अपना सिर हमेशा ऊंचा रखना सीखना होगा। मुझे नहीं पता क्यों, पर जब भी मैं ग्रेस को देखता हूँ तो मेरा दिल करता है कि मैं उसे सब कुछ समझाऊं। हमें हमारी फैमिलीज बहुत प्यार करती हैं और इस वजह से हम किसी से भी कम नहीं हैं। तुम अपनी मम्मी की पूरी दुनिया हो और तुम खुद से भी उतना ही प्यार पाना डिजर्व करती हो। और सच कहूं तो तुम अभी भी बहुत अच्छा कर रही हो। तुमने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है। एक बार ग्रेजुएट होकर जब तुम्हें अच्छी जॉब मिल जाएगी तब तुम अपनी मम्मी को एक बहुत अच्छी लाइफ दे पाओगी। तुम आगे चलकर सच में एक बहुत काबिल और कमाल की इंसान बनोगी। मैं वैसा ही बनना चाहती हूँ, ग्रेस बहुत धीमी आवाज में कहती है। मैं मुस्कुराकर उसकी तरफ देखता हूँ। तुम बन सकती हो। मैं जानता हूँ कि तुमने कितना मुश्किल वक्त देखा है। मैं उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता हूँ, लेकिन तुम्हें अपना हौसला बनाए रखना होगा और लड़ते रहना होगा। सच में? ग्रेस मुझे हैरान होकर देखती है। मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। और अगर रास्ते में कभी थक जाओ तो बस पीछे मुड़कर देख लेना, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। ग्रेस, तुम्हें सच में ये सारा बोझ अकेले उठाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ग्रेस को यह जानने का कोई तरीका नहीं था कि क्या मेरी हर बात सच थी, लेकिन वो फिर भी मुझ पर भरोसा करना चुनती है। और जिंदगी में पहली बार वो खुद को अपने फ्यूचर पर भरोसा करने की इजाजत देती है। उसकी आंखों से आंसू चुपचाप गालों पर बह निकलते हैं। मैं घबरा जाता हूँ। अरे अरे, रो मत। क्या मेरा गाना सच में इतना बुरा था? मैं उसे ध्यान से देखता हूँ, आधा ये सोचते हुए कि क्या मेरी बेसुरी गायकी ने उसे रुला दिया। हालांकि ऐसा होना थोड़ा मुश्किल लगता है, और अगर वो इमोशनल होकर रो रही है तो ये बात भी मुझे कुछ हजम नहीं हो रही थी। अगर मैं लोगों को इतनी आसानी से इमोशनल कर पाता तो सालों पहले ही विवियन का दिल जीत चुका होता। ग्रेस को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। वो बस अपना हाथ आगे बढ़ाती है और धीरे से अपनी छोटी उंगली मेरी उंगली में फंसा लेती है। वो मेरी तरफ देखती है। उसकी आंखों में गहरा भरोसा और एक खामोश अपनत्व साफ नजर आ रहा था। इस पल में मुझे सालों पहले का वही दिलदार लड़का महसूस होता है जो उसे दिलासा देने के लिए हाथ बढ़ा रहा था। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, प्रॉमिस, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। इसलिए मुझे कभी निराश मत करना। मैं अपनी घड़ी देखता हूँ। हॉटपॉट रेस्टोरेंट में ग्रेस की शिफ्ट का टाइम लगभग हो चुका था। उसका वहां से जाने का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। मैं गिटार फिर से उठा लेता हूँ। बस एक और गाना, फिर मैं तुम्हें वहां छोड़ाऊंगा। ग्रेस मना करने के लिए मुंह खोलती है, पर मैं बस इशारे से उसे चुप करा देता हूँ। विवियन और लड़कियों का एक ग्रुप वहीं पास से गुजरता है और ठीक उसी वक्त उनकी नजर इस सीन पर पड़ती है। वो लड़कियां आपस में फुसफुसाने लगती है। अरे, वहां कोई गिटार बजा रहा है। क्या ये वही सीनियर नहीं है जो आज मदद कराने आए थे? उनके साथ वो लड़की कौन है?
वो हमारे क्लब की तो नहीं है? हालांकि मैंने ये नाम पहले सुना है। मुझे लगता है वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से है। काफी क्यूट भी है। मुझे और ग्रेस को एक दूसरे के साथ इतना कंफर्टेबल देखकर विवियन की मुट्ठियां गुस्से में भिंच जाती हैं। उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वो पहले कभी किसी और के साथ ऐसा नहीं रहता था। उसने गिटार भी तो सिर्फ विवियन के लिए सीखा था। 925 0 hours 29 minutes 29 seconds, 760 0 hours 29 minutes 31 seconds, 360 गिटार बजाना सीखा था क्योंकि उसे पसंद था। उसके बगल में बैठने का हक तो विवियन का होना चाहिए था। वो ग्रेस के लिए गिटार क्यों बजा रहा है? विवियन को याद आता है कि तब बस उसकी एक कैजुअल सी बात पर गिटार बजाने वाले लड़के कूल लगते हैं। उसने महीनों तक बिना थके प्रैक्टिस की थी ताकि वो कभी उसके लिए बजा सके। पहली बार विवियन के दिल में असली डर बैठ जाता है। वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहा था, कभी उससे दूर नहीं गया था। तो क्या इस बार वो सच में हमेशा के लिए दूर चला जाएगा? वो मुड़ती है और झुके हुए कंधों के साथ चली जाती है। चलो, काफी देर हो गई है। जब वो घर पहुंचती है तो घर बिल्कुल खाली होता है। वहां उसके सिवा कोई नहीं था। उसकी मम्मी भी घर पर नहीं थी। वो अपनी मम्मी को कॉल करती है पर आगे से बस रूखा सा अभी बिजी हूं सुनाई देता है और फिर वही खाली सी डायल टोन बजने लगती है। उसके हमेशा साथ होने की वजह से वो लगभग भूल ही चुकी थी कि वो किस तरह की फैमिली से आती है। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स हो चुका था। उसकी मम्मी विदेश में रहती थी और एक स्टेप फादर जो उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देता था। अपनी मम्मी का वही इग्नोर करने वाला टोन सुनकर विवियन आखिरकार भड़क जाती है। तुम्हें जो करना है करो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। जाओ उसके और अपने बच्चे के साथ अपनी जिंदगी जियो। अरे तुम ये क्या बकवास कर रही हो? उसकी मम्मी डांटती हैं। तुम अब बड़ी हो चुकी हो, अभी भी बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हो? क्या मैंने तुम्हें प्यार नहीं दिया? तुम्हें पता भी है कि जो तुम्हारे पास है उसके लिए कितने बच्चे तरसते हैं। तुमने पूरी जिंदगी जो मांगा मैंने वो खरीद कर दिया। समझदार बनो बेटा। मैं फोन रख रही हूँ और पैसे चाहिए हो तो मैसेज कर देना। पहले जब भी ऐसा कुछ होता था तो विवियन बिना सोचे समझे उसे कॉल कर लेती थी। चाहे कितनी भी देर क्यों न हो गई हो, वो हमेशा फोन उठाता, उसे बाहर खाने ले जाता, वॉक पे ले जाता या कोई मूवी दिखा लाता। वो हमेशा यही सोचती थी कि वो लड़का ही था जो उसके बिना जी नहीं सकता था। लेकिन अब जाकर उसे एहसास होता है कि वो कितनी गलत थी। अब जाकर उसे दिखता है कि उसने उसके लिए कितना कुछ किया था। उसे नहीं पता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन उसका दिल कहता है कि इस बार वो लौटकर माफी नहीं मांगने वाला। जैसे ही मैं डॉन का दरवाजा खोलता हूँ, इससे पहले कि कोई मुझसे कुछ पूछे, मैं खुद ही सच बता देता हूँ। हाँ, मैं बस उसे काम पर छोड़ने गया था। टाइलर मुस्कुराता है अपनी बात से खुश होकर। वाह भाई, ये तो बहुत जल्दी था। इस बार तो तुमसे पूछताछ करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। उसका नाम ग्रेस है, वो अकाउंटिंग डिपार्टमेंट में है। अब से उसे हॉटपॉट वाली लड़की या पैम्फलेट वाली लड़की बोलना बंद करो। टाइलर पूरी तरह एक्साइटेड होकर उछल पड़ता है। अरे वाह, अभी से ही उसे डिफेंड करने लगे। काफी तेज निकले। बस भी कर, मैं तुरंत कहता हूँ। हम बस दोस्त हैं। वैसा कुछ नहीं है जैसा तू सोच रहा है। कम से कम अभी तो नहीं। आगे क्या होगा किसे पता। सब धीरे धीरे होगा। है जो हाथ से निकल गई उसे छोड़ दिया? रुको, क्या विवियन वो नहीं थी जो हमेशा तुम्हारी आंखों के सामने रहती थी? मुझे पता है वो मेरी टांग खींच रहा है, लेकिन मैं फिर भी बिल्कुल शांत होकर कह देता हूँ, हाँ, मैं अब उसके पीछे भागना छोड़ चुका हूँ। एक नया दिन आता है और ग्रेस फिर से मेरे लिए सेंचुरी एग और पोर्ट पॉरिज का एक बाउल लेकर आ जाती है। वो थोड़ा शर्माते हुए मुझे वो कंटेनर थमाती है। तुमने कहा था कि तुम्हें पिछली बार ये अच्छा लगा था। हाँ, मैं तुरंत उसे खोलते हुए कहता हूँ और एक बाइट लेकर तारीफ में सिर हिलाता हूँ। काफी टेस्टी है। चलो, मैं तुम्हें लंच ट्रीट देता हूँ। जगह तुम चुनो। जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना ब्रेकफास्ट पैक करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था। तुमने एक्स्ट्रा बनाया और मैं तुम्हें लंच ट्रीट देता हूँ। जगह तुम चुनो। जरूरत नहीं है, मैंने बस अपना ब्रेकफास्ट पैक करते हुए थोड़ा एक्स्ट्रा बना लिया था। तुमने एक्स्ट्रा बनाया और मैं तुम्हें लंच ट्रीट दे रहा हूँ। हिसाब बराबर। लेकिन अगर तुम नहीं मानी तो कल से मैं तुम्हारा लाया पॉरिज नहीं खाऊंगा। मैंने मजाकिया अंदाज में धमकी दी। ठीक ठीक है फिर। वो हिचकिचाते हुए मान जाती है और फिर अनजाने में ही ग्रेस मेरे कंधे पर सिर टिकाकर सो जाती है। मैं हैरान हूं कि वो इतनी आसानी से नींद में कैसे चली गई। कॉलेज की पढ़ाई और हर दिन लगातार काम की शिफ्ट्स के बीच वो सच में खुद को बहुत थका रही होगी। मियाँ हम दोनों को इस तरह साथ देखकर अपनी हंसी रोक नहीं पाती। इन दोनों को शायद खुद अंदाजा नहीं है कि ये साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। वो धुले हुए कपड़ों का एक सेट मेरे पास रख देती है और इशारा करती है कि बाद में ये ग्रेस को दे देना। क्या तुम्हें काम पर नहीं जाना था? मैं उसकी आंख खुलते ही पूछता हूँ। आज नहीं। ग्रेस अभी भी मेरे कंधे पर सिर टिकाए हुए कहती है। उन्हें अब पैम्फलेट नहीं बंटवाने हैं। तो फिर ये तो एकदम परफेक्ट टाइमिंग है। TXT+4 आज छुट्टी ले लो। वो सिर हिलाती है और फिर से गहरी नींद में चली जाती है। मैं खुद ही सोचता हूँ ये इतनी बेपरवाह कैसे हो सकती है। वैसे इस एंगल से वो सच में बहुत प्यारी लग रही है। नहीं, बेहद खूबसूरत। उसे ऐसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून और फील आ रही थी।
जैसे ये शांत पल सिर्फ हम दोनों के लिए बना हो। ग्रेस आंख खुलते ही हड़बड़ाकर उठ बैठती है। वो तो बस 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करना चाहती थी, तो फिर वो उसके कंधे पर सो कैसे गई? क्या वो सोच रहा होगा कि वो कुछ ज्यादा ही फ्री हो रही है? ये ख्याल उसके दिमाग में चल ही रहे थे कि मैं चिढ़ाते हुए बोल पड़ता हूँ, तुमने तो पूरी तरह मेरा फायदा उठा लिया। ग्रेस घबराकर माफी मांगने लगती है, लेकिन मैं उसे इतनी आसानी से छोड़ने वाला नहीं था। अरे एक छोटा सा सॉरी और बात खत्म। मेरा कंधा फ्री में यूज किया और अब निकल रही हो। मैं उसे खींचकर वापस अपने पास बैठा लेता हूँ। तो तुम क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं? वो नर्वस होकर वापस बैठते हुए पूछती है। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम इतनी थकी हुई लग रही थी कि मैं तुम्हें जगह ही नहीं पाया। सोचा थोड़ी देर और आराम करने दूं, लेकिन अगर अगली बार तुम्हें सच में बुरा लगे तो मुझे अपने कंधे पर सोने देना, हिसाब बराबर हो जाएगा। पर मुझे हैरान करते हुए ग्रेस आखिरकार मना करने की हिम्मत जुटाती है। हम बस दोस्त हैं TXT4, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं? मैं कंफ्यूज होकर कहता हूँ। हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, है ना? बेस्ट फ्रेंड्स को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें फिक्र की क्या बात है? हमारे बीच सब कुछ बिल्कुल इनोसेंट और नॉर्मल है। इनोसेंट हो या ना हो, दोस्तों को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मतलब अगर इनोसेंट ना हो तो चलेगा। तुम्हारा मुझ पर एक एहसान बाकी है ना? अच्छे दोस्त एक दूसरे की मदद करते हैं, थोड़ा तुम करो थोड़ा मैं। क्या ये नॉर्मल नहीं है? ठीक है, सिर्फ इस एक बार के लिए। डन। ये क्या है? ग्रेस मुड़ती है और पास में ही रखे धुले हुए कपड़ों के सेट पर उसकी नजर पड़ती है। मिया ये तुम्हारे लिए छोड़कर गई है। कह रही थी कि ये एक एक्स्ट्रा विंटेज स्टाइल स्कूल यूनिफॉर्म है। वो चाहती है कि तुम इसे पहनकर देखो। उसे हिचकिचाते देखकर मैं मौके का फायदा उठाता हूँ। कभी कभी नई चीजें भी ट्राई करनी चाहिए। वैसे भी हमारे बीच डील हुई थी कि तुम अपने कॉन्फिडेंस पर काम करोगी। इसे उसी प्लान का हिस्सा समझो। अपनी तरफ से बातें मत बनाओ। अरे मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। और क्या तुमने उस दिन खुद नहीं कहा था कि तुम खुद को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हो? नया स्टाइल ट्राई करना भी सीखने का एक तरीका है। जाओ पहन कर आओ। प्रॉमिस करता हूं कोई और नहीं देखेगा। मैं बाद में इसे वापस दे दूंगी। ग्रेस मेरी तरफ चुपके से देखते हुए कहती है और मन ही मन सोचती है कि ये लड़का अपनी हदें पार कर रहा है। वो पहले ही हार मान चुकी थी और उसे अपने कंधे पर सोने देने के लिए राजी हो गई थी। TXT4 ग्रेस वो खुद को इतना बहकने कैसे दे सकती है? वो इस तरह अपनी गार्ड डाउन नहीं कर सकती। उसे उस लड़के को ना बोलना सीखना होगा। अगर तुम्हें शर्म आ रही है तो ठीक है, बस सिर्फ मुझे ही देखने देना। तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को निराश तो नहीं करना चाहोगी, करोगी क्या? ग्रेस मेरे चेहरे को और करीब आते देखती है और आखिरकार मना नहीं कर पाती। वो चेंजिंग रूम के अंदर जाती है और यूनिफॉर्म में अपने रिफ्लेक्शन को देखती है। क्या ये सच में मैं ही हूँ? क्या ये अजीब लग रहा है? क्या लुकास को ये अच्छा नहीं लगेगा? उसे क्या पता कि बाहर खड़े खड़े मैं खुद अपने सब्र का इम्तिहान ले रहा हूँ। वेट करते करते सोच रहा हूँ कि क्या लड़कियों को सच में कपड़े बदलने में इतना टाइम लगता है? कहीं वो अंदर लो ब्लड शुगर की वजह से बेहोश तो नहीं हो गई? मैं दरवाजे से आवाज लगाता हूँ, ग्रेस क्या तुम अंदर सो गई क्या? बस आ रही हूँ, उसकी आवाज पास आती है और जिस पल वो बाहर निकलती है उसका ग्रेसफुल लुक एक ही पल में मेरा पूरा ध्यान खींच लेता है। गॉर्जियस, सच में बिल्कुल गॉर्जियस। सच में? चलो एक फोटो लेते हैं। नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो उसी प्लान का हिस्सा है। उसके जवाब का इंतजार किए बिना ही मैं अपना फोन निकालता हूँ और फोटोज खींचना शुरू कर देता हूँ। मैं उन तस्वीरों को देखता हूँ, सच में हैरान रह जाता हूँ। वाओ, इन्हें तो एडिटिंग की भी जरूरत नहीं है। अगर ग्रेस इतनी शर्मीली ना होती तो मुझे यकीन है कि किसी दूसरे बैकड्रॉप के साथ ये और भी कमाल की लग सकती थी। TXT+4 ग्रेस मुझे ख्यालों से बाहर लाती है। अरे क्या तुम्हारा हो गया? हो गया, मैंने तुम्हें वीचैट पर भेज भी दी है। क्या मैं अब कपड़े बदल सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ। इतनी खूबसूरत ग्रेस को तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को देखना चाहिए। मेरे और ग्रेस के बीच के इस प्यारे माहौल से उलट एम्मा और विवियन एक दूसरे के सामने बैठी थी। चेहरे पर तनाव था। तुमने कई दिन पहले लुकास को किसी और लड़की के लिए गिटार बजाते देखा था और मुझे ये बात अब जाकर पता चल रही है। एम्मा विवियन पर सवाल दागती है। विवियन बस हल्के से सिर हिलाती है। जब एम्मा पूछती है कि उसे कैसा लगा तो उसके दिमाग में बस एक ही शब्द आता है, बेचैनी। तो फिर तुम अभी भी इतनी जिद पर क्यों अड़ी हो? एम्मा परेशान होकर कहती है। अगर तुम्हें सच में उसके लिए कुछ फील नहीं होता तो तुम्हें इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे पीछे तो बहुत से लड़के पड़े हैं। क्या तुम्हें फर्क पड़ता है कि उनमें से कोई किसी और के साथ चला जाए? विवियन हंसकर टालती है। नहीं, मुझे नहीं पड़ता। तो फिर इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है? एम्मा आराम से पूछती है, लेकिन विवियन देखती है कि आसपास के सब लोग उन्हें देख रहे हैं तो वो बस इतना कहती है, मुझे नहीं पता। अगर तुम ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठी रही तो तुम बस बैठ के देखती रहना कि कैसे लुकास और वो लड़की एक दूसरे के और करीब आ रहे हैं। फिर एक दिन तुम उसे गले लगाते देखोगी, किस करते देखोगी। थोड़ा और रुक जाओ और फिर तुम उसकी शादी का इन्विटेशन कंफर्म कर रही होगी। विवियन की आवाज एकदम से ऊंची हो जाती है। नहीं, वो किसी और के साथ नहीं रह सकता। मुझे थोड़ा सोचने दो। TXT+4। हाँ, ऐसे ही अपनी जिद पर अड़ी रहो, एम्मा कहती है और उस पर एक तिरछी नजर डालती है, पूरी तरह अनकन्विंस्ड। क्या मैं सच में उसके साथ इतनी बुरी थी? विवियन थोड़ा डिफेंसिव होकर पूछती है, सच सुनना चाहती हो? मुझे साफ साफ बताओ।
तुम पर उसका बहुत बड़ा उधार है। तुम्हें क्या लगता है, अगर मैं और लुका साथ आ जाए तो क्या वो कभी किसी और के प्यार में पड़ेगा? वो तो अभी से ही दूसरी लड़कियों के लिए गिटार बजाता फिर रहा है। ये सवाल मुझसे पूछने का कोई मतलब नहीं है। तुम दोनों साथ बड़े हुए हो, है ना? तुम्हें इसका जवाब किसी से भी बेहतर पता है। और वो तुम्हारे लिए लॉयल रहेगा या नहीं, ये वो सवाल है ही नहीं जो तुम्हें इस वक्त पूछना चाहिए। तुम्हें तो इस बात पर सोचना चाहिए कि लुकास का ध्यान वापस अपनी तरफ कैसे खींचा जाए। एम्मा की बातों को अपने दिमाग में दोहराते हुए विवियन अपनी पुरानी चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करने लगती है और गहरी सोच में डूब जाती है। क्या सच में मैं उसके साथ ऐसी थी? वो हर दिन बिल्कुल टाइम पर उसे टेक्स्ट करता था और उसे ये सब इरिटेटिंग लगता था। वो ठंड होने पर उसे गर्म कपड़े पहनने की याद दिलाता था और उसने कभी पलटकर ये तक नहीं कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना। वो इतने लंबे समय तक उसकी ये सब हरकतें कैसे बर्दाश्त करता रहा? अभी भी इतनी ईगो थी कि पहला कदम नहीं उठा सकती थी। इसलिए विवियन अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालती है और खुद से कहती है कि अगर उसने इसे लाइक किया तो वो आखिरकार उसे मैसेज कर देगी। लेकिन वो देर रात तक फोन स्क्रॉल करती रहती है और ऐसा कोई नामो निशान नहीं मिलता कि उसने पोस्ट देखी भी है। मैं जब वापस डॉरम में आता हूँ तो देखता हूँ कि ईथन आराम से पॉरेज का बाउल पी रहा है। एक पल के लिए मुझे लगा कि उसने अचानक हेल्दी लाइफस्टाइल अपना ली है। ईथन बस बाउल ऊपर उठाता है और शांति से कहता है, लुकास की गर्लफ्रेंड ने आज रात उसके लिए पॉरेज ऑर्डर किया था, तो मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, इसलिए मैंने अपने लिए खुद ही खरीद लिया। तुम भी थोड़ा खा लो। हम दोनों सिंगल बंदे हैं और खुद अपने लिए पॉरेज खरीदने पर मजबूर हैं, चाहे ये कितना भी अजीब लगे। बात तो सही है, मैं सोचता हूँ TXT4 और बिना पूछे सीधा बाउल से ही एक बड़ा घूंट भर लेता हूँ। अगले ही पल उस टेस्ट से मुझे उल्टी आने जैसी होने लगती है। ये क्या बकवास है? तुम्हारा ये सेंचुरी एग बिल्कुल घटिया है। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ है। क्या ये सारे ऐसे नहीं होते? बिल्कुल भी नहीं, मैं पलटकर जवाब देता हूँ और मन ही मन सोचता हूँ, ग्रेस के बनाए पॉरेज का टेस्ट तो इसके आसपास भी नहीं होता। मैं कल छुट्टियों के लिए घर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो पहली बार हो रहा है। मैं तो लगभग भूल ही गया था कि तुम यहीं के लोकल हो। लगता है मैं तुम जैसे शरीफ इंसान को छोड़कर नहीं जा पा रहा था। सुनो, एक मजेदार बात बताता हूँ। विवियन ने आज फिर एक प्रॉब्लम रिपोर्ट की थी। मैं चेक करने गया तो देखा कि बस स्पीकर की केबल उल्टी लगी हुई थी। तुम्हें पता है उसने मुझे देखते ही क्या कहा? क्या? वो बोली, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे तो सच में लगता है कि उसने जानबूझकर वो केबल गलत लगाई थी। वो उम्मीद कर रही थी कि तुम उसे ठीक करने आओगे। उसका दिमाग खराब हो गया है। मैं मजाक उड़ाते हुए कहता हूँ, मैं इस बात पर जल्दी यकीन कर लूंगा कि टाइलर सच में पढ़ाई कर रहा है, बजाय इसके कि विवियन वापस मेरे पास आ रही है। लेकिन ईथन पर्दा थोड़ा हटाकर टाइलर को देखते हुए हिचकिचाकर कहता है, वो सच में पढ़ाई ही कर रहा है। घर जाते रास्ते में मैं ग्रेस को कॉल जरूर करता हूँ। बस उसकी आवाज सुनकर ही मेरे अंदर सब कुछ शांत और स्टेबल सा हो जाता है। ग्रेस दूसरी तरफ से धीमी आवाज में बोलती है, कल जब मैनेजर एक जॉब के लिए मेरा इंटरव्यू ले रहा था तो मैं फिर से ठीक से कुछ बोल नहीं पाई। जल्दबाजी मत करो, सब धीरे धीरे होगा। कॉन्फिडेंस तभी बढ़ता है जब तुम अपनी खुद की वैल्यू समझना शुरू करती हो। बस खुद पर काम करती रहो और चीजों को नेचुरली होने दो। TXT4, तुमने पहले ही काफी प्रोग्रेस कर ली है। पुरानी वाली तुम तो वो यूनिफॉर्म पहनने के लिए कभी राजी नहीं होती। मुझे लगता है कि वो दोनों बातें एक जैसी नहीं है। ग्रेस पलटकर चिढ़ाती है, वो दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। मैं कॉन्फिडेंस से कहता हूँ, क्या हमें अगली बार पीरियड कॉस्ट्यूम ट्राई करना चाहिए? तुम पर उस तरह की ड्रेस बहुत जंचेगी और तुम अपने दोस्त को निराश नहीं करना चाहोगी, है ना? क्या तुम प्लीज इस वक्त मुझे चिढ़ाना बंद करोगे? ग्रेस तुरंत बात काटती है, खैर बस रिलैक्स करो, आराम से चलो, मैं यही तुम्हारे साथ हूं। जैसे ही मैं घर का दरवाजा खोलता हूं, जोई उम्मीद भरी नजरों के साथ मेरा वेलकम करती है। लुकास, तुम आ गए। क्या चाहिए तुम्हें? मैं पूछता हूं। मुझे पहले ही गड़बड़ का अंदाजा हो गया था। वो तभी इतना मीठा बोलती है जब उसे कोई काम निकलवाना हो। तुम दुनिया के सबसे बेस्ट भाई हो, है ना? और जैसा मुझे लगा था, जोई मुझे मस्का लगाना शुरू कर देती है। मुझे एक मूवी देखनी है, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो? पैसे नहीं है, मैं सीधा मना कर देता हूं। बिना रुके जोई बात को आगे खींचती है। अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो मैं सबको बता दूंगी कि तुम विवियन के पीछे पड़े हो। वो मिस्टर एशफोर्ड की बेटी है, तुम्हें पता है ना? वो हमेशा हमारे साथ कितने अच्छे रहे हैं। तुम उसके पीछे भागने की सोच भी कैसे सकते हो? जाओ, जाकर सबको बता दो। मुझे वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बेफिक्र होकर कहता हूँ। उसे कोई अंदाजा नहीं है कि मैंने कई दिनों से विवियन से एक शब्द भी नहीं बोला है। TXT+4, रुको, सच में? जोई मुझे घूर कर देखती है, मेरे इतने पक्के फैसले को देखकर हैरान। हाँ, तभी मॉम और डैड अंदर आते हैं, सन ग्लासेस लगाए, पूरी तरह तैयार होकर, पीछे सूटकेस खींचते हुए। ये क्या चल रहा है? मैं हैरान होकर पूछता हूँ। क्या आप दोनों कहीं ट्रिप पर जा रहे हो? मुझे किसी ने बताया क्यों नहीं? किसने कहा कि तुम्हें बुलाया गया है? मॉम हंसती हैं और जोई उनके बगल में खड़े होकर हंस पड़ती है। मॉम डैड के गाल पर एक किस करती हैं। हम थोड़ा कपल टाइम बिताने जा रहे हैं। घर पर अपनी बहन के साथ रहो और तमीज से रहना। और बस ऐसे ही,
वो दोनों निकल जाते हैं और मुझे इस सिरदर्द छोटी बहन के साथ अकेला छोड़ जाते हैं। मैं पहले से ही थका हुआ फील कर रहा हूँ, कोई मुझे यही मार दो। पर मॉम की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो जिद करती हैं कि मैं इन अगले कुछ दिनों में जोई के लिए एक ट्यूटर ढूंढूं। वो रोज स्कूल आती जाती है, बहुत ज्यादा आराम की जिंदगी जी रही है और मैं उसे ऐसे मौज उड़ाते नहीं देख सकती। मुझे तुरंत ग्रेस का ख्याल आता है। मेरी एक दोस्त वैसे भी पार्ट टाइम काम ढूंढ रही है। मैं फटाफट कहता हूँ, उसे एक मौका देकर देखते हैं। मॉम हैरान होती हैं कि मैं आसानी से पैसे कमाने का ऐसा मौका किसी और को क्यों दे रहा हूँ, लेकिन उन्हें कोई अंदाजा नहीं है कि उनकी अपनी बेटी असल में रोज कैसी है। मैं जोई को खुद पढ़ाने के बजाय ट्यूशन फीस खुद अपनी जेब से भर देना बेहतर समझूंगा, वरना शायद मैं पैसे मिलने तक जिंदा ही न बचूं। ठीक है डन, मॉम बिना किसी हिचकिचाहट के कहती हैं। पैसे तुम दे रहे हो तो ट्यूटर की फीस तुम्हारे पॉकेट मनी से कटेगी। अपनी दोस्त को बुलाकर ट्राई करवा लो। इस ख्याल से ही मेरे वॉलेट में दर्द होने लगता है। तूने ऐसा क्या किया कि मॉम तुझसे इतना गुस्सा है? मेरे ग्रेड्स बस थोड़े से कम हो गए, जोई गिल्टी होकर कहती है। कितने कम मतलब कितने? लगभग 10 रैंक नीचे। पूरे स्कूल में 10 रैंक नीचे? ये तो इतना बुरा नहीं है ना? पूरी क्लास में, जोई दबी आवाज में फुसफुसाती है। फिर अचानक पैनिक होकर डिफेंसिव अंदाज में अपने हाथ सीने पर बांध लेती है। रुको, ये ट्यूटर लड़का है या लड़की? तुम किसी दोस्त की मदद के लिए मेरी इज्जत दांव पर तो नहीं लगा रहे ना? पहली बात तो तुझमें किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं है। दूसरी बात, वो लड़की है, TXT+4। और तीसरी बात, जोई, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। जोई मुंह फुलाकर बात वहीं छोड़ देती है और टॉपिक बदल लेती है। तो सच बताओ, तुम्हारे और विवियन के बीच क्या चल रहा है? मैं उस सवाल को इग्नोर कर देता हूं। मैं आज थक गया हूं। कल मैं तुम्हें मॉल में मूवी दिखाने ले चलूंगा और तुम मॉम से कहोगी कि तुम्हें मेरी दोस्त से ट्यूशन पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें सच में किसी भारी ट्यूशन की जरूरत है। तुम्हें तो कोई भी पढ़ा सकता है। मैं ग्रेस को मैसेज करता हूँ, क्या तुम आज भी मॉल के पास ही काम कर रही हो? तुम्हारी शिफ्ट किस टाइम खत्म होगी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ग्रेस तुरंत रिप्लाई करती है, क्या बात है? मैं इसे सरप्राइज रखना चाहता हूँ, इसलिए बस कहता हूँ कि जरूरी बात है और मिलकर ही बतानी होगी। ग्रेस आगे कुछ नहीं पूछती और सीधे अपनी शिफ्ट खत्म होने का टाइम भेज देती है। मैं वो मैसेज देखता हूँ और जोई दरवाजे पर बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही होती है। ग्रेस को एक पक्की ट्यूशन जॉब दिलाने के बदले एक दिन मॉल में धक्के खाना तो बिल्कुल घाटे का सौदा नहीं लगता। लुकास, मुझे फ्रूट टी चाहिए, दिला दूंगा। और बाद में मुझे एक नई ड्रेस भी चाहिए, ठीक है? और एक नेकलेस भी। ज्यादा सिर पर चढ़ोगी तो कुछ भी नहीं दिलाऊंगा। लुकास, तुम नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये ट्यूशन वाली जॉब खो दे? ये लड़की सच में मेरी ही बहन है। इसकी धमकियां भी बिल्कुल मेरी जैसी ही लगती हैं। हार मानकर मैंने काउंटर के पीछे रखे एक पर्ल नेकलेस की तरफ इशारा किया। ये तुम पर अच्छा लगेगा। जोई तुरंत राजी हो जाती है। नाइस नाइस, चलो इसे ट्राई करते हैं। अगले ही पल जैसे उसे कोई अनोखी चीज दिख गई हो, वो मुझे खींचकर एक स्नोमैन मास्कॉट के पास ले जाती है। हाय, मुझे 2 हैंड पील ग्रेप टीज चाहिए प्लीज, वो बोलती है। स्नोमैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। जोई बुदबुदाती है कि ये तो बड़ा अकड़ू स्नोमैन है, लेकिन मुझे उसमें कुछ ऐसा दिखा जिसने मुझे ग्रेस की याद दिला दी। तो मैंने तुरंत पूछा, अरे मॉम कब वापस आ रही हैं? क्या उन्होंने परसों के लिए नहीं कहा था? जोई कंफ्यूज होकर बोलती है, अचानक ये क्यों पूछ रहे हो? कोई खास वजह नहीं, बस लगभग भूल ही गया था। मैं बात को संभालते हुए कहता हूँ, जब ये सब खत्म हो जाता है तब जाकर मुझे चैन मिलता है। अंदर सच में वही है या नहीं, चेक कर लेने में कोई हर्ज नहीं था। अगर वो सच में मेरे लिए फीलिंग्स रखती है तो मैं नहीं चाहता कि कोई गलतफहमी पैदा हो। थोड़ी देर दूर से देखने के बाद मुझे लगभग यकीन हो जाता है कि वो स्नोमैन ग्रेस ही है। TXT4 पूरे दिन उस कॉस्ट्यूम में फंसी रही है। वो पक्का अब तक पसीने से पूरी तरह भीग चुकी होगी। क्या मुझे जाकर मदद करनी चाहिए? लेकिन मैंने खुद को तुरंत रोक लिया और पीछे हट गया। वो आखिरकार अपने दम पर चीजों का सामना करना सीख रही है। अगर मैं अभी बीच में गया तो शायद उसे खुद को बेकार महसूस होने लगेगा। तुम हमेशा इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाते हो? बस आदत है। असल में मैं यहाँ थोड़ा पहले आया था क्योंकि अपनी बहन को मॉल घुमाने लाया था, पर अफसोस कि हम दोनों की आपस में मुलाकात नहीं हुई। सच में? लगता है हम बस आमने सामने से निकल गए। ग्रेस झटपट एक मिल्क टी निकालती है जो उसने पहले ही तैयार कर रखी थी। मैंने तुम्हारे लिए भी एक मिल्क टी ले ली है। क्या तुमने अपने लिए नहीं ली? रास्ते में ही अपनी वाली खत्म कर दी थी। मुझे श्योर नहीं था कि तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद आएगा, इसलिए मैंने रैंडमली कोई भी उठा लिया। इसे पीकर देखना, बताना अच्छी लगी या नहीं। मुझे बहुत पसंद है। तभी अचानक मेरा फोन बज उठता है। मैं कॉल उठाता हूं और उधर से मिया की घबराई हुई आवाज तुरंत सुनाई देती है। ग्रेस का कुछ पता नहीं चल रहा। उसका फोन बिल्कुल नहीं लग रहा है। उसका नंबर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो फिर तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें कॉल क्यों कर रही हूँ? मिया को अचानक एहसास होता है। अच्छा ठीक है, मैं मजाक बंद करती हूँ। वो तो यही मेरे पास ही है। उसका फोन बस स्विच ऑफ हो गया है।
मिया फोन पर ही राहत की सांस लेती है। चलो ठीक है, इससे मेरा दिल शांत हुआ। मुझे पता था कि ये बेवकूफ लड़की पोर्टेबल चार्जर तक किराए पर लेने में कंजूसी करेगी। एक पल बाद उसे अचानक ख्याल आता है कि हम दोनों साथ बाहर हैं और वो पूछती है, तुम दोनों मेरी पीठ पीछे चुपके से घूम रहे हो। मिया आगे क्या बोलेगी, इस डर से मैं जितनी जल्दी हो सके फोन काट देता हूँ। मेरे पहले वाले मैसेज को याद करते हुए ग्रेस पूछती है, तो तुम मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे? मेरे पेरेंट्स मेरी बहन के लिए एक ट्यूटर ढूंढ रहे हैं। मैं पूछना चाहता था कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो? हमेशा की तरह ग्रेस का पहला रिएक्शन मना करने का ही होता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि वो इस काम के लायक है। मैं इस काम के लिए ठीक नहीं हूँ। अरे सब ठीक है, वो बस मेरी बहन ही तो है। इसमें इतना नर्वस होने की क्या बात है? क्या ये किसी अजनबी के बच्चे को पढ़ाने से काफी बेहतर नहीं है? मैं उसे बढ़ावा देते हुए उसके माथे पर धीरे से एक उंगली मारता हूँ। हमारी डील याद है ना? वो बातें ग्रेस के दिमाग में घूमने लगती हैं और उसकी हिचकिचाहट कम होने लगती है। मैं एक बार ट्राई करूंगी। ये हुई ना बात। मेरे पेरेंट्स इसे ऐसे करना चाहते हैं। पहले तुम उसे एक ट्रायल क्लास देकर देखो। अगर सब ठीक रहा तो वीकेंड के दोनों दिन हर रात 2 घंटे पढ़ाना होगा। 300 प्रति घंटा। ये सुनकर ग्रेस की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा है। मेरे गले में पानी अटकते अटकते बजता है। रुको, बहुत ज्यादा? तुम मजाक कर रही हो, है ना? पैसे तो तुम्हें मिल रहे हैं। बहुत ज्यादा से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? यही तो बात है। हो सकता है मैं ठीक से ना पढ़ा पाऊं TXT+4, क्योंकि मैं उतनी स्मार्ट नहीं हूं। ग्रेस भरभराई हुई आवाज में कहती है। मैं भरता हूं, इस बात से हैरान कि उसमें कितना कम कॉन्फिडेंस है। अगर तुम सच में स्मार्ट नहीं होती तो इस कॉलेज में एडमिशन ही नहीं मिलता। मैं एक फोरम पर ट्यूशन की लिस्टिंग खोलकर उसे दिखाता हूँ। देखो, ये सब हमारे ही कॉलेज के हैं। हर कोई 1 घंटे के कई सौ चार्ज करता है। तुम्हें लगता है कि तुम स्मार्ट नहीं हो, ठीक है, फिर 250 प्रति घंटा। ये सही रहेगा, क्योंकि तुम वैसे भी खुद को कम ही आंकती हो। इससे कम बिल्कुल नहीं होगा। क्या हम इसे थोड़ा और कम कर सकते हैं? 220 या शायद 200? मैंने आज तक किसी ऐसे इंसान को नहीं देखा था जो खुद ही अपनी कीमत कम करवाने के लिए बार्गेन करे। मेरी हंसी छूट जाती है। ठीक है, तो फिर फ्री में ही क्यों नहीं पढ़ा देती? पर मुझे हैरान करते हुए वो सच में इस पर सीरियसली सोचती है और सिर हिलाती है। फ्री भी चलेगा, बस उन दिनों में जब मैं पहले से काम ना कर रही हूँ। मैं तंग आकर हार मान लेता हूँ। ठीक है, 200 ही सही। तभी मेरे फोन पर फिर से वाइब्रेशन होती है। हम दोनों एक साथ नीचे देखते हैं। मिया का फिर से कॉल आ रहा था। तुम्हारी दोस्त के पास सच में बहुत ज्यादा खाली टाइम है। इससे पहले कि मिया कुछ बोल पाती, मैं फोन उठाकर खराब नेटवर्क का बहाना बनाने लगता हूँ। हेलो? क्या कहा? हेलो? मेरी तरफ सिग्नल बहुत खराब है। मैं फोन रख रहा हूँ, बाय। फोन फिर से बजने लगता है, लगातार। मिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी, इसलिए मैं सीधे फोन ग्रेस को थमा देता हूँ। ये लो पकड़ो, TXT+4। मैं जरा वॉशरूम होकर आता हूँ। ग्रेस हिचकिचाते हुए फोन लेती है और उठाती है, लेकिन दूसरी तरफ से आ रही आवाज मिया की बिल्कुल नहीं होती। हेलो? हाँ, कौन बोल रहा है? ग्रेस हैरान होकर कॉलर आईडी देखती है। वो मेरी मॉम थी। उसने गलती से मेरी मॉम का कॉल उठा लिया था। आप कौन? नमस्ते आंटी, मेरा नाम ग्रेस है। मैं लुकास की दोस्त हूँ। ओह, लुकास की दोस्त, कितना प्यारा नाम है। तो फिर मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करती। मैं तो बस ऐसे ही लुकास से बात करने के लिए फोन कर रही थी। कोई जरूरी बात नहीं थी। ठीक है, नमस्ते आंटी। फोन काटने के बाद भी ग्रेस अभी भी थोड़ी घबराई हुई सी थी। जैसे ही मैं वापस आता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो फोन को कसकर पकड़े हुए है, साफ डरी हुई सी। और मैं पूछे बिना नहीं रह पाता, क्या हुआ? वो कॉल, ग्रेस बताती है, तुम्हारी मॉम का था। रुको, मेरी मॉम का? अरे कोई बात नहीं, वो गुस्सा नहीं थी। वो तो बस ऐसी ही हैं, जो मन में आता है बोल देती हैं। क्या मैं अभी बहुत अजीब लग रही थी? तुम हमेशा ही थोड़ी सी ऑकवर्ड रहती हो, लेकिन सच कहूं तो ये काफी क्यूट लगता है। देखो, तुम फिर शुरू हो गई। रिलैक्स करो। मेरी मॉम को तुम पक्का पसंद आ गई हो। अगर उन्हें कोई पसंद ना आए तो वो कभी उसके नाम की तारीफ नहीं करती। सच में। इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लो। जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरी मॉम को किसी भी नॉर्मल आंटी की तरह ही समझना। ग्रेस बस एक फोन कॉल उठाने से ही इतनी ज्यादा घबरा गई थी। किसे पता वो कितनी नर्वस होगी जब वो असल में मेरी मॉम से मिलेगी। तुम्हें पैम्फलेट वाले काम के रोज पैसे मिलते हैं ना? मैं कैजुअली उसके पार्ट टाइम काम की बात छेड़ते हुए पूछता हूँ। हाँ, तो फिर 2 दिनों की छुट्टी ले लो। उस टाइम का इस्तेमाल लेसन प्रेप करने में करो। जब तक तुम अच्छा पढ़ाओगी तो 1 घंटे में ही उतना कमा लोगी जितना पूरे दिन पैम्फलेट बांटकर कमाती हो। और जब तुम ट्यूशन पढ़ाने में कंफर्टेबल हो जाओगी तो मैं तुम्हारे लिए और भी स्टूडेंट्स ढूंढ दूंगा। तुम मेरे लिए इतना सख्त क्यों कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हें खुद को ऐसे थका थका कर तोड़ते हुए नहीं देख सकता। लेकिन कुछ नहीं। अगर तुम्हें सच में बुरा लग रहा है तो बस क्लास अच्छे से पढ़ाना, मेरी बहन के मार्क्स अच्छे करवा देना, और मेरे लिए वही बहुत बड़ा रिटर्न होगा। ग्रेस की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं, इससे पहले कि वो खुद समझ पाए।
पहली बार उसे एहसास होता है कि किसी के लिए सच में मायने रखना कैसा लगता है। वो अपने आंसू पोंछती है और ठान लेती है कि मुझे किसी भी हाल में निराश नहीं करेगी। ठीक है, वो पक्के इरादे से कहती है। घर लौटकर अपने पेरेंट्स के सामने मुझे अजीब सी नर्वसनेस फील हो रही थी। मैं पहले ही बता देता हूँ, वो बहुत बहुत ज्यादा शर्मीली है। ज्यादा बात नहीं करती। कोशिश करना कि उस पर सवालों की बारिश ना करो। इसके अलावा मेरा दिल पहले से ही दर्द कर रहा था, ये सोचकर कि मेरी सेविंग्स को एक और झटका लगने वाला है। मैं तरबूज खा रहा था और मेरा आधा ही ध्यान था जब मॉम ने गॉसिप निकालने के मूड में पूछा, ये वही लड़की है ना जिसने मेरा कॉल उठाया था? TXT4। हाँ, मैं असल में वही था और उससे इसी बारे में बात कर रहा था। मुझे तो हमेशा लगता था कि तुम विवियन को पसंद करते हो। तुम तो बचपन से ही उसके पीछे पीछे घूमते रहे हो। उनकी बात मुझे थोड़ी देर में समझ आती है और मुझे बहुत शर्म आने लगती है। बढ़िया, मतलब पूरी फैमिली को पता था कि मैं इतने टाइम से विवियन को पसंद करता था और मुझे लगा था कि मैंने ये बात कितनी छुपा कर रखी है। जोई को मौका मिल जाता है और वो आगे पूछने लगती है, तो सच में क्या हुआ तुम्हारे और विवियन के बीच? तुमने अचानक उसके पीछे भागना क्यों छोड़ दिया? बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं कहता हूँ। अब जाकर मुझे समझ आ गया है कि 7 साल ऐसे इंसान के पीछे बर्बाद कर दिए जो कभी हाँ बोलने ही नहीं वाली थी। वो मुझे पसंद नहीं करती। मैंने प्रपोज किया और उसने मना कर दिया। अब पीछे भागने को बचा ही क्या है? जोई सच में हैरान रह जाती है। मुझे हमेशा लगता था कि विवियन बस भाव खा रही है और तुम दोनों के बीच अभी भी सब चल रहा है। तुमने इतने सालों की मेहनत लगा दी और पता चला कि वो सच में तुम्हें पसंद ही नहीं करती। ये तो पागलपन है। इससे पहले कि मैं कुछ और कह पाता, ग्रेस दरवाजे पर आ जाती है। मॉम, डैड, मैं उसे अंदर बुलाते हुए कहता हूँ, ये ग्रेस है, वही दोस्त जिसके बारे में मैंने बताया था। मॉम मुस्कुराते हुए प्यार से उसका वेलकम करती है। अंदर आओ, बैठो बेटा। कितना प्यारा नाम है और लड़की भी कितनी सुंदर है। ग्रेस सोफे पर बिल्कुल अकड़ कर बैठ जाती है। उसकी आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट जैसी निकलती है। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल, मैं ग्रेस हूँ। मॉम प्यार से हंसती हैं। मुझे पता है। वो ग्रेस के सिर पर हाथ फेरते हुए हमदर्दी से कहती हैं, इस बच्ची ने जरूर बहुत मेहनत और मुश्किलें देखी हैं। ग्रेस, क्या तुम्हें प्यास लगी है? ये लो, थोड़ा तरबूज खाओ। तुम्हारा क्या खाने का मन है? इससे पहले कि मॉम गपशप शुरू करें, मैं बीच में टोक देता हूँ। मॉम, वो यहाँ ट्यूशन पढ़ाने आई है। अगर आप उससे ऐसे ही बातें करती रहेंगी तो वो टाइम भी काउंट होगा और आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। नहीं नहीं, इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है, ग्रेस घबराकर कहती है। मॉम मुझे मजाकिया अंदाज में घूरती है। तुम्हें बस अपनी ही बातें करना पसंद है। जेराल्ड, जरा अपने बेटे को देखना, तुम्हारा बेटा सच में। ये सब होते हुए देखकर ग्रेस अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जब वो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम बिताया करती थी। जब से उसके पापा गुजरे हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबा वक्त बीत गया हो, अपने आसपास इस तरह की गर्माहट और रौनक महसूस किए हुए। वो चुपचाप मुझे देखती है, जैसे इस फैमिली से मिली गर्मजोशी को खोना नहीं चाहती हो। मॉम जोई को ऑर्डर देती हैं, जोई, ग्रेस को अपने कमरे में ले जाओ, समझे? जोई खुशी से चहकती है और ग्रेस को खींचकर अपने कमरे की तरफ ले जाती है। ग्रेस ने कभी अपनी फैमिली कंडीशन का जिक्र नहीं किया था, लेकिन मॉम उसकी परेशानी तुरंत समझ जाती हैं और मुझे वार्निंग देती हैं, अगर तुमने कभी भी उस लड़की के साथ बुरा बर्ताव किया तो मैं तुम्हें बेदखल कर दूंगी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ग्रेस मेरी मॉम का दिल इतनी जल्दी जीत लेगी। सच कहूं तो ये सब देखकर मुझे शक होने लगा कि क्या मैं उनका सगा बेटा हूं भी या नहीं। जोई और ग्रेस की भी आपस में बहुत अच्छी जमने लगी थी। ग्रेस, तुम्हारी इंग्लिश इतनी अच्छी कैसे है? अगर तुम मुझे पहले मिली होती तो मेरी इंग्लिश कब की बहुत बढ़िया हो चुकी होती। उन्हें ऐसे घुलते मिलते देखकर मुझे आखिरकार लगता है कि जो पैसे मैंने जोई पर खर्च किए हैं वो बिल्कुल बर्बाद नहीं हुए। TXT4 मॉम ये सब देखकर तुरंत मुझे कहती हैं कि मैं ग्रेस को घर तक छोड़ाऊं। वो शायद चाहती हैं कि मैं ग्रेस का थोड़ा और ख्याल रखूं और मैं भी असल में यही चाहता था, इसलिए मैं बिना दोबारा सोचे मान जाता हूं। जोई ग्रेस से चिपक जाती है और उसे छोड़ने से मना कर देती है। वो दोनों किसी चीज से भी ज्यादा बचपन की पक्की सहेलियां लग रही थी। मैं हैरान होकर पूछता हूं, तुम दोनों इतने कम टाइम में इतनी क्लोज कब हो गई? जोई ग्रेस के कान में फुसफुसाती है, अगर मेरा भाई तुम्हें कभी भी डराए धमकाए तो बस 2 बार पल के झपका देना, मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगी, पक्का प्रॉमिस। इस डर से कि जोई कोई गलत मतलब ना निकाल ले, ग्रेस जल्दी से समझाती है, नहीं नहीं, वो मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। लिफ्ट का वेट करते हुए ग्रेस बार बार मेरी तरफ ऐसे देखती है जैसे कुछ कहना चाहती हो। मैं अपना चेहरा छूकर देखता हूं कि कहीं कुछ लगा तो नहीं। क्या हुआ? वो आखिरकार मानती है। मैं कल पूरी रात यही सोचती रही कि क्या गिफ्ट लेकर जाऊं और आखिर में खाली हाथ ही चली आई। ऊपर से तुम्हारी फैमिली से पहली बार मिलना भी था। मैं उसके थोड़ा और करीब झुकता हूं, फर्क नहीं पड़ता। तुम यहाँ ट्यूटर बन के आई हो, याद है ना? वैसे भी अगर तुम कोई गिफ्ट लेकर आती तो ये तो बिल्कुल ऑफिशियल हो जाता, जैसे तुम पहली बार अपने ससुराल वालों से मिलने आई हो। ग्रेस शर्म से लाल हो जाती है और नजरें नहीं मिला पाती। मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। मेरी बहन ने तुम्हें अंदर ज्यादा परेशान तो नहीं किया? TXT4 नहीं, असल में वो काफी फोकस थी। बस पढ़ने के लिए राजी होने से पहले उसने मुझे थोड़ी देर गपशप में फंसाए रखा। तुम दोनों ने क्या बातें की? उसने मुझसे प्रॉमिस लिया है कि तुम्हें ना बताऊं।
रुको, क्या हम बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हैं? इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, मैं आगे बढ़कर उसके होठों पर धीरे से एक उंगली रखकर उसे रोक देता हूँ। बस इतना जानना ही मेरे लिए काफी है कि तुम मुझे बताना चाहती थी। बाकी तुम दोनों ने क्या बातें की, वो तुम दोनों के बीच का सीक्रेट है। तुम्हें मुझे वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है जो तुम अपने तक ही रखना चाहती हो। मैं ग्रेस के लिए कार का दरवाजा खोलता हूँ और वो चुपचाप अंदर बैठ जाती है। जब मैं उसकी सीट बेल्ट लगाने के लिए आगे झुकता हूँ तो मेरी बॉडी अपने आप उसके काफी करीब आ जाती है, और जैसे ही उसे इसका एहसास होता है उसके कान शर्म से लाल हो जाते हैं। घबराकर वो एक एड्रेस बोल पड़ती है। मेरे घर के पास वाले मार्केट चलते हैं, मुझे कुछ ग्रोसरी का सामान लेना है। कार से भी उस मार्केट तक की ड्राइव में काफी टाइम लग जाता है, जिससे मैं सोचने लगता हूँ कि उसे यहाँ तक बस से आने में कितना वक्त लगा होगा। मैं इस बारे में जितना सोचता हूँ उतना ही पछताता हूँ कि मैंने पहले ही उसे पिक करने की जिद क्यों नहीं की। अंदर कदम रखने से पहले ही ग्रेस सामान की लिस्ट गिनाने लगती है। चलो करेले से शुरू करते हैं, मुझे करेला बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। TXT4 वैसे भी ऐसा तो है नहीं कि मैं तुम्हारे घर डिनर पर आ रहा हूँ। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मायूसी की झलक, जो मुश्किल से दिखती है, तैर जाती है। मैं तुरंत बात संभालते हुए कहता हूँ, चलो तुम शॉपिंग करो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मेरे सामने उसे सब्जियां चुनते हुए देखकर मुझे अंदर से एक अजीब सा सुकून भरा एहसास होता है, जैसे हम दोनों साथ में मिलकर कोई सीधी सादी सी जिंदगी जी रहे हों। तुम्हें क्या क्या चाहिए? मेरे अंदर कुछ बदलता है और मैं भी उसकी मदद करने के लिए सब्जियां छांटने लगता हूँ। मार्केट से ग्रोसरी का बैग लेकर बाहर निकलते हुए ग्रेस को खुद भी थोड़ी हैरानी होती है कि मेरी तमाम टांग खिंचाई के बावजूद उसे मेरे साथ शॉपिंग करना बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। पर मुझे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से होती है कि ग्रेस को मेरी कोला पसंद होने जैसी छोटी सी बात भी याद है। मुझे कोला पसंद है ये याद रखना एक बात है, लेकिन मेरा पसंदीदा ब्रांड भी याद रखना अलग ही बात है। मैंने तुम्हारे लिए रूम टेम्परेचर वाली ली है, आज इसी से काम चला लो, ओके? तुम्हारा पेट ठीक नहीं रहता तो क्या तुम ठंडी ड्रिंक्स कम पी सकते हो? उसके चेहरे की इस मासूमियत और फिक्र को देखकर मेरे दिल में भी कुछ पिघल जाता है। मैं सिर हिलाता हूँ, जैसा तुम कहो मॉम। इससे पहले कि हम दरवाजे के अंदर पूरी तरह कदम रख पाते, ग्रेस दौड़कर व्हीलचेयर पर बैठी अपनी उम्रदराज माँ की तरफ जाती है। ग्रेस की माँ के ठीक पीछे एक तेज तर्रार औरत हमें बिल्कुल रुखी और गुस्से भरी नजरों से घूर रही थी। लो आ गई महारानी, वो चुपती हुई आवाज में कहती है। इससे कहो कि जल्दी सामान बांधे और जैसे ही हो जाए यहाँ से बाहर निकले। लेकिन लीज में अभी भी आधे साल से ज्यादा का टाइम बाकी है। ग्रेस की मां मिन्नतें करती हैं। आपने मेरी टांगों की हालत देखी है, प्लीज हमें थोड़ी मोहलत दे दीजिए। पर वो लैंडलेडी एक सुनने को तैयार नहीं थी। मैं तो पहले ही जरूरत से ज्यादा मेहरबानी दिखा चुकी हूँ। मैं पूरा रिफंड दे रही हूँ और खाली करने के लिए कुछ दिन का टाइम भी दे रही हूँ, फिर भी तसल्ली नहीं है। ये मेरा घर है, मैंने कहा निकलो तो मतलब निकलो। यहाँ विक्टिम कार्ड खेलने का कोई फायदा नहीं है। ये प्रॉपर्टी हमेशा से मेरी ही थी और मेरी ही रहेगी। क्या आपके पास लीज एग्रीमेंट है? मैं ग्रेस से पूछता हूँ। मेरी आवाज बिल्कुल शांत और सीरियस थी। क्या आपने रेंटल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था? हाँ हमारे पास है। उसे यहाँ लेकर आओ। मुझे बीच में बोलते देखकर वो लैंडलेडी भड़क जाती है। और तुम कौन होते हो हमारे मामले में टांग अड़ाने वाले? TXT+4 बिना एक पल गवाए मैं तुरंत पलटकर पूरी संजीदगी से जवाब देता हूँ। ये मेरी होने वाली सास है। तो हाँ, ये बिल्कुल मेरा ही मामला है। कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म को स्कैन करते हुए मुझे पूरी बात तुरंत समझ आ जाती है। ये लीज एक एजेंट के जरिए करवाई गई थी और इस लैंडलेडी को साफ तौर पर कोई ऐसा किराएदार मिल गया है जो ज्यादा पैसे देने को तैयार है। और अब उसने सोच लिया कि एक माँ बेटी को निशाना बनाना आसान है, कमजोरों को दबाना सीधी सी बात है। कितनी घटिया सोच है। घर खाली करना ठीक है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्ट की कुल कीमत का 30% पेनल्टी के तौर पर देना होगा। बिल्कुल वैसा ही जैसा यहाँ साफ साफ लिखा है। वो लैंडलेडी अभी भी गुस्से से लाल पीली होते हुए और तेज आवाज में चिल्लाती है, तुम जैसे कल के लड़के को इस बारे में क्या ही पता होगा? मैडम, असल में मैं इसी फील्ड की पढ़ाई करता हूँ। आप उन लोगों पर रौब झाड़ सकती हैं जिन्हें कानून नहीं पता, लेकिन आपकी ये चालाकी मेरे सामने नहीं चलेगी। आपके ऐसा कुछ करने के पीछे दो ही वजह हो सकती है। या तो आपको सच में कानून की समझ नहीं है, या फिर आपने सोचा कि इन्हें दबाना आसान होगा। मेरी मानिए तो इस पर दोबारा सोच लीजिए। अगर आप इस बात को आगे बढ़ाएंगी तो हम भी इसे अंजाम तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। लेकिन सच कहूं तो मैं इस रास्ते पर जाने की सलाह नहीं दूंगा। मेरे प्रोफेसर यहाँ के लीगल फील्ड में काफी जाने माने नाम है। बहुत मुमकिन है कि आप जिस भी वकील को हायर करेंगी उसका कोई ना कोई कनेक्शन मुझसे निकल ही आएगा। देखिए, अगर आपको पैसों की जरूरत है और आप ज्यादा पैसे देने वाले को किराए पर देना चाहती हैं तो मैं समझ सकता हूँ, पर यहाँ हर कोई अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा है। थोड़ी इंसानियत और समझदारी दिखाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर ये मामला सच में कोर्ट तक पहुंच गया तो आपके और पैसे खर्च होंगे और हो सकता है कि आपको हर्जाने के तौर पे और भी ज्यादा चुकाना पड़ जाए। तो फिर बात को इतना क्यों बढ़ाना? ये देखकर कि बाजी उसके हाथ से निकल रही है, वो लैंडलेडी गुस्से में तमतमाते हुए बोलती है, ठीक है, जैसे ही लीज खत्म होगी तुम दोनों बाहर होगे। मैं किसी को भी किराए पर दे दूंगी,
पर तुम दोनों को दोबारा कभी नहीं। ये सच में कमाल है, ग्रेस मन ही मन सोचती है। तभी तो वो हर बार इनकी बातों के जाल में उलझकर रह जाती है। रुको, क्या इन्होंने अभी अभी उसकी माँ को अपनी होने वाली सास कहा था? जो भी हो, गाल अभी भी शर्म से लाल थे, फिर भी वो धीरे से थैंक यू बोल ही देती है। थैंक यू सो मच। आंटी आप ठीक तो है ना? अगर आपको दोबारा ऐसी कोई औरत मिले तो बिल्कुल मत दबना। मैं ठीक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सच में तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इतना तो मैं कर ही सकता था। ग्रेस ने भी कई बार मेरी बहुत मदद की है। तुम्हारा नाम लुकास है ना? मैं चौंक कर वहीं रुक जाता हूँ, ये जानकर कि ग्रेस की माँ को मेरा नाम पहले से पता है। आप मुझे जानती हैं, मेरी बेटी हमेशा तुम्हारे बारे में बातें करती रहती है। तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो। मैं हंस पड़ता हूँ। अच्छा? बिल्कुल नहीं, मेरी अपनी मॉम तो आए दिन मुझे घर से निकालने के लिए तैयार रहती हैं। खैर, अब मुझे निकलना चाहिए। कोई भी बात हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं तुरंत आ जाऊंगा। तुम डिनर के लिए क्यों नहीं रुक जाते? ग्रेस के हाथ का खाना खाकर जाना। मुझसे मना ही नहीं हुआ। इस ऑफर ने पल भर में मेरा दिल जीत लिया। ग्रेस भी आगे बढ़ती है, जैसे मुझे रोकने के सारे शब्द उसकी जुबान पर ही रखे हों। मेरे चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। ठीक है लुकास, आओ यहाँ बैठो। सॉरी, यहाँ एसी नहीं है, तुम्हें थोड़ी परेशानी हो रही होगी। अरे नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं अपने डैड के साथ गांव जा चुका हूँ और मकई की फसल भी काटी है। मैं देखने से ज्यादा मजबूत हूँ। ये तो कुछ भी नहीं है। क्या तुम और ग्रेस एक ही क्लास में हो? देखा जाए तो असल में मैं उसका सीनियर हूँ। मैं 3rd ईयर में हूँ। तुम्हारी उम्र क्या है? 21। अच्छा, ग्रेस से 2 साल बड़े। तब तो तुम नहीं, ये लड़की बचपन में बहुत चुलबुली हुआ करती थी, लेकिन अपने पापा के गुजरने के बाद और मेरी ऐसी हालत होने के बाद वो रातों रात बिल्कुल बदल सी गई। पर वो धीरे धीरे संभल जाएगी। तभी मेरा ध्यान टेबल पर रखे एक फ्रेंडशिप ब्रेसलेट पर जाता है, वही जो उस जमाने में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। रुको, ऐसा हो ही नहीं सकता कि यह महज एक इत्तेफाक हो। मुझे अब और पक्का यकीन होने लगा है कि ग्रेस वही सालों पहले वाली छोटी बच्ची है। आंटी प्लीज आप आराम कीजिए, मुझे किचन में मदद करने दीजिए। वो मुझे तुरंत रोकती हैं। तुम मेहमान हो, तुम्हें काम नहीं करना चाहिए। पर मेरा इरादा सिर्फ एक बार आने वाले मेहमान बनने का नहीं है। बार बार आता रहूंगा तो फिर मेहमान नहीं कहलाऊंगा ना। अगर आप मुझे मदद नहीं करने देंगी तो इसका मतलब होगा कि मेरा दोबारा आना मना है। मैं किचन में जाता हूं तो देखता हूं कि ग्रेस चुपचाप सब्जियां काट रही है। ये नजारा इतना नेचुरल, इतना प्यारा लगता है, जैसे मैं अपनी ही बीवी को देख रहा हूं। मेरे सीने में एक अजीब सी हलचल होती है और उससे शादी करने का ख्याल दोबारा मेरे दिल में आ जाता है। क्या बना रही हो? मेरी आवाज से वो बुरी तरह चौंक जाती है। आह, वो चीखते हुए पीछे हटती है और सीधे मेरी बाहों में आ गिरती है। उसका नाजुक सा जिस्म सीधे मेरे सीने से टकरा जाता है। मैं हंस पड़ता हूं। फिर से मेरा फायदा उठा रही हो, है ना? इसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। ग्रेस शर्माकर अपना सिर नीचे झुका लेती है और अपनी शर्ट का कोना पकड़कर उंगलियों से घुमाने लगती है। आप अपनी बात के पक्के नहीं हैं। मैंने कब कोई प्रॉमिस तोड़ा है? पिछली बार मैंने तो बस थोड़ी देर के लिए आपके कंधे पर सिर रखा था और आपने कहा था कि आप इसका बदला चुकाएंगे, लेकिन बदले में आप तो पूरी दोपहर मेरे कंधे पर सिर रखकर था और आपने कहा था कि आप इसका बदला चुकाएंगे, लेकिन बदले में आप तो पूरी दोपहर मेरे कंधे पर सिर रखकर सोते ही रहे। हर एक लफ्ज के साथ उसका सिर और नीचे झुकता जाता है। मैं उसके कंधों को संभालता हूं। क्या तुम नहीं चाहती थी कि मैं सोऊं? वो बात बिल्कुल अलग है। तो बताओ, तुम चाहती थी या नहीं? कुछ पलों के लिए किचन में बस चॉपिंग बोर्ड पर चाकू के चलने की धीमी सी आवाज ही गूंजती रहती है। एक लंबे सन्नाटे के बाद बिल्कुल धीमी आवाज में ग्रेस आखिरकार जवाब देती है, मैं चाहती थी। और सच में आज के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और पिछली बार के लिए भी, उन सभी चीजों के लिए जिनमें आपने मेरी मदद की है। मुझ पर एक एहसान करो, इतनी बार थैंक यू बोलना बंद करो। क्यों? ग्रेस हैरान होकर पूछती है। क्योंकि चाहे कितनी भी बार ऐसा हो, मैं हमेशा आगे आकर तुम्हारी मदद करूंगा ही। अगर तुम हर बार मुझे थैंक यू बोलोगी तो तुम खुद ही थक जाओगी। आपने कहा था कि आपको मछली पसंद नहीं है, इसलिए मैंने वो नहीं ली। आपका कुछ खास खाने का मन है क्या? क्या तुमने पत्ता गोभी पहले ही धो ली है? मेरा हाथ से टूटी हुई पत्ता गोभी खाने का मन है। और कुछ कोला चिकन विंग्स। मैं अभी बाहर जाकर कुछ विंग्स लेकर आती हूँ। ग्रेस जाने के लिए मुड़ती है, लेकिन मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता हूँ। मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम जो कुछ भी बनाओगी मैं खुशी खुशी खा लूंगा। मैं उसका हाथ अपने हाथ में ले लेता हूँ और दिल ही दिल में खुद से वादा करता हूँ कि मैं इस लड़की को हमेशा संभाल कर रखूंगा। अभी भी उस लैंडलेडी के साथ हुई बहस के बारे में सोचते हुए ग्रेस हैरानी से पूछती है, आप हमेशा लोगों को अपनी बातों से पीछे हटने पर कैसे मजबूर कर देते हैं? क्योंकि लोग ऐसे ही होते हैं। एक बार अगर उन्हें लगा कि तुम कमजोर हो तो वो तुम्हें दबाते ही रहेंगे, लेकिन अगर तुम शुरुआत में ही ऐसे पेश आओ जिससे लगे कि तुमसे उलझना भारी पड़ेगा, और फिर सामने वाले को इज्जत से पीछे हटने का एक रास्ता दे दो, तो जब तक वो सच में आर पार की लड़ाई के मूड में ना हो, वो अक्सर तुम्हारे दिए हुए उस रास्ते से पीछे हटने का एक रास्ता दे दो। तो जब तक वो सच में आर पार की लड़ाई के मूड में ना हो, वो अक्सर तुम्हारे दिए हुए उस रास्ते से पीछे हटने का एक रास्ता दे दो।
तो जब तक वो सच में आर पार की लड़ाई के मूड में ना हो, वो अक्सर तुम्हारे दिए हुए उस रास्ते से पीछे हटने का एक रास्ता दे दो। मैं हर बार उनसे भिड़ जाता था, भले ही मुझे पता होता था कि मैं हार जाऊंगा। आखिरकार उन्होंने मुझसे उलझना छोड़ दिया और ऐसे बच्चों को ढूंढने लगे जो डर के मारे पलटकर जवाब नहीं दे पाते थे। लेकिन तुम्हें इन सब बातों की चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जब खाना टेबल पर लग जाता है तो मैं एक डिश ग्रेस की माँ की तरफ आगे बढ़ाता हूँ और खुद ही बोल पड़ता हूँ, आंटी इसे चक्कर देखिए, ये मैंने बनाया है। वो एक निवाला लेती हैं और इम्प्रेस हो जाती हैं। तुम खाना भी बना लेते हो। उन्हें ये नहीं पता कि उस वक्त जब मैं विवियन का दिल जीतने की कोशिश कर रहा था तो अपने पैसों से दिन रात उसके घर जाकर उसके लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाया करता था। अब पीछे मुड़कर देखने पर यह सब बहुत मजाकिया सा लगता है। मैं इस ख्याल को झटक देता हूँ और चुपचाप अपने बगल में खाने पर ध्यान दे रही ग्रेस को देखता हूँ और थोड़े इशारे भरे अंदाज में कहता हूँ, चलो कम से कम यहाँ कोई तो है जिसे मेरा खाना पसंद है, चाहे जैसा भी बना हो। लुकस, क्या तुम किसी इंटर्नशिप की तैयारी कर रहे हो या आगे मास्टर्स करने का प्लान है? उसका यह सवाल मुझे थोड़ा चौंका देता है और मैं कुछ पल सोचने के बाद आखिरकार सच सच जवाब देता हूँ। सच कहूं तो मैंने अभी तक कुछ तय नहीं किया है। सच बोलूं तो थोड़ा कंफ्यूज्ड हूं। कोई बात नहीं, वो मुझे तसल्ली देती है। तुम अभी काफी यंग हो,